नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सब लोगों का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली 3 लाइव मीटिंग हमारी हो चुकी है जिसमें हमने कुछ ट्रेडिंग के बारे में जानने का प्रयास किया। निफ्टी के बारे में कुछ हमने इंफॉर्मेशन ली कि कैसे हम लोग निफ्टी को ट्रैक करेंगे, राइट। तो यस, आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? हम इन सारी चीजों को जो सीखे हैं उसको रिवाइज करें, उसको प्रॉपर वे में समझे कि लॉन्ग टर्म में मेरे सामने क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो मुझे क्या बेनिफिट दे सकता है। जब मैं नियर टर्म देखता हूं तो नियर टर्म चीजों की रिस्क रिवॉर्ड को मैं कैसे जानूं, कल के बाजार को मैं कैसे जानूं, राइट। यहां पे जस्ट लेट मी पॉइंटेड आउट, ये आप ही लोगों का होमवर्क है जो मैंने ओपन किया है यहाँ पे। ओके दोस्तों, सबसे पहले अभी मुझे इतना मेरे ख्याल से कहने का जरूर नहीं है कि आप में से ज्यादातर लोग जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है उसकी पूरी सिमेट्री को समझ चुके होंगे। किस प्रकार से दोस्तों आप इंडस्ट्री में से कंपनी सिलेक्ट करते हो, क्यों अगर वीक इंडस्ट्री आ जाए तो आपके रिटर्न को फर्क पड़ सकता है, कितना मायने रखती है वो ग्रोइंग इंडस्ट्री, कैसे इंडस्ट्री के ग्रोथ से इंडस्ट्री का साइज बनता है। आज इतने साइज की इंडस्ट्री है, कल इतने साइज की बनने वाली है। तो यहां से वहां का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन में कई छोटी कंपनियां बड़ी बनने वाली है और इसका आप लोगों ने लाभ लेना है। अब दोस्तों, बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री में पैसा है आपका, कंपनियां बड़ी बनने वाली है, पैसा आपका बनने वाला है। गड़बड़ किधर हो सकती है? अगर हमने कोई ऐसी कंपनी पे दाव लगाया जो यस बिजनेस बढ़ा पा रही है पर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 साल 10 साल वो प्रॉफिट को बढ़ा ही नहीं पाए, तो क्या होगा? तो आपकी पूरी मेहनत बेकार गई ना। आपने अच्छी इंडस्ट्री में पैसा डाला पर फिर भी पैसा नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि कंपनी का सिलेक्शन गलत हो गया, राइट। तो कंपनी का सिलेक्शन भी कितना मायने रखता है। ये चीज करने के बाद जब जब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, राइट, बाजार गिरावट के मोड़ पे आता है, आप लोग ये जान चुके हो, अब तक आप में से कई लोग बरसों से साथ हो, तो आपको इतना तो पता है कि बाजार में दोनों मौसम आती है। एक बार बाजार रैली मोड में आ जाता है तो फिर बहुत समय तक रैली करता रहता है, राइट। और हम अगर उसकी माया जाल में आ गए कि अरे ये तो कभी रुकेगा नहीं, ये तो जिंदगी भर चलता जाएगा, तो हम भी लोगों की तरह रैली मोड पे ही माल इकट्ठा करते जाएंगे। चलो फिर भी आप में से जो लोग अर्निंग मेंबर हो, हर महीना कमा रहे हो, आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फंड कैश फ्लो आता जा रहा है। तो जब बाजार गिरेगा वो समय भी आप माल ले पाओगे, क्वांटिटी बढ़ा पाओगे, राइट। क्लियर बात है यार। आज आपके पास 100 शेयर है, बाजार गिरा, गिरावट के दरमियान आपने दूसरे 100 इकट्ठे किए, अब बाजार जिधर पहुंचने वाला है उधर जाने ही वाला है, पर अब आपके पास 200 शेयर, XYZ शेयर के 300 शेयर हो गए पहले 200 से, कोई कंपनी के 1000 थे अभी 2000 हो गए। तो फॉल ने आपके साथ क्या हुआ? आपने क्वांटिटी को बढ़ाया, बाजार चलेगा, आपको पहले से ज्यादा पैसा मिलेगा। तो वैल्यू बाइंग जरूरी है, राइट फ्रेंड्स। क्वालिटी और ग्रोथ को समझना अगर जरूरी है तो उसके साथ दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों? वैल्यू बाइंग। जनरली ज्यादातर लोग वैल्यू बाइंग इसलिए नहीं कर पाते दोस्तों क्योंकि उनको थोड़ा डर लगता है। अरे यार, बाजार कल चला नहीं तो, कल ये कंपनी नहीं चली तो, कल ये इंडस्ट्री नहीं चली तो, वो खाली जब भाव देखते हैं तो उनको डर लगता है। दोस्तों, आप लोग रिजल्ट को एनालिसिस कर रहे हो, सेल्स देख रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हो, आप लोग देख रहे हो किधर प्रॉब्लम है, तो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए दोस्तों, राइट। आपको पता है इसके बेहतर और कौन सी अपॉर्चुनिटी है, ये गिरावट में और किधर पैसा डालेंगे। तो ये अगर आपको पता है, आप वैल्यू बाइंग कर पाते हो और फिर मजा आता है जब रैली आती है। सो दिस इज अ नॉर्मल सीरीज ऑफ बिजनेस। मैं ये उम्मीद हरगिज रख सकता हूं अभी
कि वेल्थ में दोस्तों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी, रिजल्ट देख के समझ आ जाना चाहिए, हेवल्स के नतीजे आए, पता चल जाना चाहिए डिमांड धमाकेदार है पर प्रॉफिट बिल्कुल अच्छे नहीं आए हैं, रिजल्ट देख के, है ना। कॉपर वगैरह उनका रॉ मटेरियल हुआ, केबल में ज्यादातर इंपोर्ट करना पड़ता है, ज्यादा खर्चा हो रहा है अभी इंपोर्ट करने में, कंपनी इस साल कोई प्रॉफिट नहीं कर पाएगी, आपको पता रहना चाहिए। ताकि क्या उम्मीद रखे, किससे कितनी उम्मीद रखे, ये आपको पता रहे कि धंधा तो जबरदस्ती है, जैसे रॉ मटेरियल के दाम गिरेंगे ये चलेगा, पर अभी 6 महीने तक भाव गिरने वाले नहीं है रॉ मटेरियल के, तो आपको मौका मिल रहा है 6 महीने का, इकट्ठा करो। ये सब मैच्योरिटी आ जाना चाहिए अभी, राइट। सो नाउ व्हाट आई होप फ्रॉम एवरीबॉडी दैट वेल्थ इज एब्सोल्युटली क्लियर। आपको वेल्थ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ये अपने को आराम से 15% प्लस का कगार देने वाला है। अभी जस्ट कल ही IMF ने जीडीपी का डेटा दिया, राइट। किसने देखा जीडीपी का डेटा? वर्ल्ड से इंडिया का ग्रोथ कितना उन्होंने प्रेडिक्ट किया है, या एनीबॉडी? दुनिया 7.4, या मतलब दुनिया से कितना गुना ज्यादा हुआ करण राज जी? 4.4, ऑलमोस्ट डबल। हाँ जी, डबल नहीं, 3 गुना करीबन, हाँ, राइट। हाँ। 2.5 गुना हम कह सकते, चलो ना 3 गुना ना डबल। तो एक चीज क्लियर है, अगर आने वाले 2 सालों में दुनिया का जो ग्रोथ है उससे 2.5-3 गुना इंडिया का ग्रोथ रहता है, यूएस के ग्रोथ से 2.5-3 गुना इंडिया का ग्रोथ रहता है, इसका मतलब हमारा मार्केट क्या होने वाला है? क्या कहते हैं इसको? व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन अवर मार्केट। बाजार नहीं है, शेयर बाजार नहीं कह रहा, अवर मार्केट मीन्स ओवरऑल बिजनेस एक्सपांड। तो जब आपका मार्केट एक्सपांड होता है, कंपनी को रूम मिलता है, आपकी कंपनी बड़ी होने लगती है, राइट, जिससे आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। तो जबरदस्त मौके अभी है इंडियन मार्केट के लिए, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आर लाइव। शायद 10-15 साल बाद ये ना हो कि हम लोग को है कि यार यही टिमलीज छोटी कंपनी थी, यही अल्ट्राटेक खाली 50,000 करोड़ करती थी, देखते ही देखते 2 लाख करोड़ आ गई, यही आपके सामने जो कंपनियां हैं ये लीडर बनने वाले। सो फोकस, ये वेल्थ वाला रास्ता एकदम आसान है, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है कि नहीं? ऐसा है क्या कि हर बार आपकी कंपनियां बदल जाती है? कभी कभार कुछ कंपनी से आप लोग एग्जिट होते हो, पर 50 में से क्या 25 कंपनी में आप एग्जिट हुए क्या? ऐसा तो पिछले 10 साल में नहीं हुआ है। यस, इट इज पॉसिबल 1 or 2 कंपनीज यू आर एग्जिटिंग, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप नहीं भी एग्जिट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। करोगे तो CAGR में फर्क पड़ेगा, राइट। तो वेल्थ वाला मामला बिल्कुल तय है, आपने पैसे डाले, पैसे बनने ही है, उसको आपके अलावा और कोई रोक नहीं सकता है। ह्यूज रोड इज, योर रोड इज एक्सट्रीमली क्लियर, राइट। वेल्थ के रास्ते के अलावा जब आप लोग सोचते हो कि मेरे को ये जो वेल्थ है, आप कुछ नियर टर्म ट्रेडिंग में जाते हो, राइट। मैं ट्रेडिंग से पहले एक और चीज बता दो, लिखने दो मेरे को, वेल्थ में ही मैं यहां पे लिखता हूं। कई बार लोगों को लगता है पीयूष भाई ये वेल्थ तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जब बाजार गिरता है हम इससे बचे कैसे? क्या सवाल ये आता है आपके मन में कि मैं बचूं कैसे? मेरे मन में तो ये बहुत बार सवाल आता था, राइट। मैं देखता था यार वॉरेन बफेट क्या कर रहे हैं यार, इनको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है? ये बड़े जो निवेशक है, जैसे हमारे टाइम पे भी बड़े बड़े निवेशक थे, सोचते थे यार इनको क्यों कोई, इनका पेट का पानी भी नहीं हिलता है, बाजार इतना गिर रहा है और उनके शेयर आधे हो गए, तो भी ये लोग एकदम हैप्पी और माल ले रहे। तो क्यों ये लोगों को फर्क नहीं पड़ता है? और मैं रास्ते ढूंढता था कि नहीं, वेल्थ के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है, पर ये मेरे शेयर नीचे भी नहीं आए तो मैं क्या करूं? तो मैंने हजारों तरीके अपनाए, ये हो तो ये कर देने का, मंथली लो तोड़े तो सब बेच देने का, इतनी सारी चीजें करने के बाद वापस उनके ही रास्ते पे आना पड़ा। कौन सा रास्ता? शांति बनाए रखे, राइट, शांति। इसमें एक शब्द पॉपुलर है, जैसे हेजिंग, नाम सुना है आप लोगों ने? अरे पीयूष भाई हेजिंग कर सकते हैं ना, क्योंकि हेज करेंगे पोर्टफोलियो बिस्ट का डाउन होगा,
हेजिंग में अपना पूरा कवर हो जाएगा। लगता है आप लोगों को दोस्तों? हाँ, आप लोगों ने जो भी कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे बैंक्स होती है, तो बैंक्स को करेंसी से डील करना है, राइट। अब करेंसी डिवैल्यूएट जब होती है तब उनके इफेक्ट करता है ये चीज, राइट। फाइनेंस की कंपनियों को भी करेंसी डिवैल्यूएशन इफेक्ट करता है, तो वो क्यों पूरे हेज नहीं कर लेते? जैसे आपकी कुछ बड़ी फाइनेंस की कंपनियां है, बजाज फाइनेंस हो गई, राइट, ऐसी कई बड़ी बड़ी हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी हुई, उनका फंड एफसीसीडी में ये लोग लेते हैं। अब रुपया डेप्रिशिएट होगा तो इनको तो ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स नॉट गुड। तो क्यों ये लोग हेज नहीं कर देते? अपनी इतनी बड़ी बड़ी ऑयल की कंपनियां हैं, ये क्यों क्रूड को हेज नहीं कर देते? एयरलाइंस की कंपनियां हैं, कितना फर्क पड़ता है उनको रुपये वैल्यूएशन से, राइट। सो हेजिंग क्यों न करें? क्या हेजिंग हम 100% कर सकते हैं? यस, आप में से कोई इस पे राय देना चाहेगा? व्हाट अबाउट हेजिंग ऑफ योर पोर्टफोलियो? या यस चिराग भाई बोलो। सर, ये हमारी डिस्कस हुई थी वहां पर बॉम्बे के पहले दिन। ओके, यही टॉपिक पे बात हुई थी, बट मैंने एक दूसरा भी सोचा था। जैसे हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो जो होता है वो इक्विटी प्लस डेब्ट बना होता है। जैसे अभी ये मान के चले कि नॉर्मल 75% इक्विटी रखते हैं और 25% डेब्ट रखते हैं, सब मिला के। अगर एक ऐसा माहौल आ जाए सर, 50-50 ना, ये आपने रखा होगा 80-20, पर रूल 50-50 गिनो अभी आप। उसमें क्या सर, एक मुझे सजेशन भी मिला था, इस बारे में मैं सोच रहा था भी। जैसे हर 3 महीने या 6 महीने उसका टोटल बैलेंस देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 50-50 है या फिर कभी 60-40 हो गया। अच्छा मार्केट गया तो 60-40 अपने आप हो जाएगा, बराबर है। तो ऊपर का 10% उठा के इसमें डाल दो। नीचे मार्केट है कम हो गया तो उसका मतलब कि डेब्ट ज्यादा बढ़ गया तो डेब्ट से उठा के इक्विटी में डाल दो, तो वो अपना रीबैलेंसिंग होता जाएगा। और शायद क्वार्टरली या फिर 6 मंथ में एक बार ही करना पड़ेगा, बराबर है। और उसके लिए सजेशन ये मिला था, जैसे हम लोग तो क्या करते हैं कि मान लीजिए कि 50 शेयर का हमारे पास बास्केट रहता है, 25-50 शेयर का, और हमारे सब फेवरेट ही होते हैं। जैसे अगर इक्विटी से उसमें शिफ्ट करना है डेब्ट में, तो हेवल्स भी फेवरेट है, जुबिलेंट फूड भी फेवरेट है, तो कौन सा करे कौन सा ना करे वो थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो जो बंदे ने था वो मुझे सजेस्ट किया कि काम करो, थोड़ा सा परसेंट म्यूचुअल फंड का भी रखो, तो जो बैलेंस करने की बात है तो केवल म्यूचुअल फंड ही ऊपर नीचे करो। तो क्या है, या फिर इंडेक्स फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, तो अपने जो पर्टिकुलर शेयर्स है उसको कुछ छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर है, ओके। पर हेजिंग के लिए क्या? जैसे मतलब वो अपने आप बैलेंस हो गया कि मार्केट ऊपर गया है तो उसका मतलब अल्टीमेटली इक्विटी का पोर्शन बढ़ गया होगा, तो उसको ऐसे नहीं बचाना, बट इंडिकेटर हो गया कि मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था, उसको थोड़ा हटा के प्रॉफिट बुकिंग करके डेप्ट में डाल दो, तो जब नीचे आएगा तब वही पोर्शन डेप्ट से उठा के फिर री इन्वेस्ट कर देंगे तो अच्छी वैल्यूएशन तो मिलेगी। मतलब अपना जो फंड है वो प्रॉपर बैलेंस रखे, बराबर। हाँ, ओके उसी से मतलब जैसे हायर प्राइसेस पे वो डेब्ट में मिल गया, फिर वही नीचे आएगा तभी वही फंड नीचे के माल पे री इन्वेस्ट हो जाएगा। समझ गया। जब और फॉल आता है तो वैल्यू बाइंग भी ये बहाने हो जाए और रैली में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाए, बराबर ना? राइट, यस सर, ओके। और असीम जी क्या कहना चाहते हैं? या असीम जी? सर, हेजिंग जो है पोर्टफोलियो का वो कई तरीके से हो सकता है। एक तो सॉफ्ट हेजिंग ही है, जिसमें हम अभी बात कर रहे थे कि डायनेमिकली हम अपना एसेट एलोकेशन मतलब पीरियोडिक इंटरवल्स पे रीबैलेंसिंग कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का, बराबर। डेट इक्विटी के बीच में, इवन गोल्ड के साथ भी कर सकते हैं, राइट। बट अगर हम ये ऑप्शंस के थ्रू करें तो वो थोड़ा ज्यादा बेटर है। अगर हमारे को पता हो हमारे पोर्टफोलियो का कोरिलेशन राइट इंडेक्स के साथ में क्या है, ओके, राइट। प्रोपोर्शनेटली हम अगर मार्केट काफी ऊपर है और हमें डर है कि वो नीचे ना गिर जाए, तो फिर हम अकॉर्डिंगली या तो कॉल ऑप्शन सेल कर दें, बट वो भी रिस्की होता है, तो पुट बाय करना वो ज्यादा बेटर है। बराबर, ओके। मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ वसीम जी, राइट, और हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, ओके। या
पारस भाई क्या कहना चाहते हैं फ्रॉम सूरत? कहिए पारस भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं यही कहना चाहता था कि पोर्टफोलियो का हेज हम फॉरवर्ड ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जो 1 साल के ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन वो कॉस्ट 5% लगती है हमको। ओके, तो उस तरीके से कर सकते हैं। राइट। जिस साल भी अगर सब कोई फॉल आया तो वो जो 5% जो हमने इन्वेस्ट किया है उसमें ऑप्शन को वापस लिक्विड करके उससे हम स्टॉक बाय कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है, लेकिन उससे भी पोर्टफोलियो पूरा हेज नहीं होता है। ओके ओके, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस अभी लिख के रखता हूँ। अभी आपने ऑप्शंस की बात की, राइट? ओके। और लैपटेक इंडिया, हाँ ये क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं है, या आपने हैंड रेस किया हुआ था? सॉरी सर, अनिल पाल बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग। अरे बोलो अनिल भाई, बोलो। मैं कह रहा था सर कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 50% तो हेज है, क्योंकि हम डेब्ट में रख रहे हैं उसको। क्या बराबर है। तो जब भी मार्केट नीचे आएगा तो अपना वैल्यू बाइंग वहां से स्टार्ट हो जाएगा स्टैगर्ड में। राइट राइट, बराबर है। करेक्ट करेक्ट। तो देखो ये जो हुआ ना अभी जो आपने बोला, ये सब चीजों को हम कहते हैं दिस इज नेचुरल हेज। नेचुरल हेज आपने किया हुआ है। हम दोनों जगह पैसा रखते हैं इसलिए है ताकि जरूरत में काम लगे, गिरते हुए बाजार में हम फंड इन्फ्यूज कर सके। तो दिस इज नेचुरल हेजिंग, राइट? नेचुरल हेजिंग में दूसरा क्या आता है, जब आप क्वालिटी कंपनी में काम करते हो, ग्रोथ सेक्टर क्वालिटी कंपनी, तो ऑलरेडी उसका बीटा दूसरों से लो होता है, उसका अल्फा लॉन्ग टर्म में अच्छा रहता है। तो ये भी एक हेज है। ये सब चीजों को हम नेचुरल हेज कहते हैं। नेचुरल हेज इज द बेस्ट थिंग विच वी कैन डू। इनके अलावा दूसरा होता है आर्टिफिशियल हेजिंग, जो अभी हम लोगों ने कई प्रोडक्ट है जैसे ऑप्शंस है, राइट? ये हमको आर्टिफिशियल हेजिंग दे सकता है। लेकिन मैं बता दूं कोई भी प्रोडक्ट 100% हेज नहीं कर सकती। 100% हेज इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि आप हर महीना हेज करोगे, हर महीना आपको कॉस्ट लगेगी, तो कॉस्ट हमारा चलता रहता है। आपको मुश्किल से 2-3 साल में एक आध बार वो हेजिंग का फायदा होता है, जब बाजार धड़ाम से गिरता है तब आप बोलते हो वाओ आई हैव हेज्ड एंड आई गॉट दिस बेनिफिट, और वो 3 साल के नुकसान का क्या। तो इन रियल सेंस नेचुरल हेजिंग जो आपने किया है दैट इज बेस्ड, हम 25% से ज्यादा वैसे भी नहीं कर सकते हेज। तो आप अगर प्रॉपर हेज करते हो तो भी मैक्सिमम कितना हेज होता है? 25%। लेट मी टेल यू, जो बड़ी कंपनियां हैं जिनका एक्सपोजर बहुत सी कॉमोडिटी पे है, ऐसी कंपनियां हैं जो 0% हेज रखती है, क्योंकि उनको पता है वैसे भी हम 25% से ज्यादा पोर्टफोलियो को हेज नहीं कर पा रहे, राइट? जैसे हेवल्स की मैंने बात की, कॉपर उनको लेना है, अभी कॉपर के दाम बढ़ गए, उनकी तो हालत टाइट हो जाएगी, बट दे नो कब तक हेज करेंगे। देयर आर सो मेनी कंपनीज एग्जांपल, आप जितनी भी कंपनी के रिपोर्ट पढ़ोगे, राइट, रिपोर्ट में आप देखोगे कि उन्होंने जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब लोग पूछते हैं सर आपने हेज नहीं किया। उनको पता नहीं है, कंपनी को पता है, वो इतने वर्षों से करोड़ों का काम कर रहे हैं कि आप थियोरेटिकल बोल रहे हो एंड वी आर डूइंग इट प्रैक्टिकली। म्यूचुअल फंड्स इतने सारे हैं, अगर सही में ये जो थियरी सिखाई जाती है हमको, दोस्त हेज कर लो, ये ऑप्शन ले लो, बाय कर लो, सेल कर दो, तो फिर क्यों म्यूचुअल फंड्स इतने डाउन आ जाते हैं जब बाजार गिरता है तब? क्या उनको भी नहीं पता है? बड़े निवेशकों को नहीं पता है? इन रियल सेंस हमारा जो रुपया है वो भी आरबीआई ने किया होता है, उस पर भी ये लोग करते हैं, बट दे ऑल्सो नो 25% ओनली इट्स पॉसिबल, राइट? बाकी तो आप रिस्क में ही हो, इसलिए नेचुरल हेजिंग करना रहेगा, राइट? तो एक तरफ हम लोग डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात करते हैं कि डेरिवेटिव का क्या काम है दोस्तों, हेजिंग में काम लगता है। दोस्तों कहानी है, सही में मैं आपको बता दूं, इन रियल सेंस आप प्रैक्टिकली करो, आप पोर्टफोलियो मैनेज करो, और वो पोर्टफोलियो में आप प्रैक्टिकली ये सब चीजों को इस्तेमाल करो, आपको पता चलेगा यू कांट हेज मोर देन 25%, वो भी आप बढ़िया कर रहे हो तब। सो हम क्लियर समझ ले अपने आप कि अगर मेरे को ट्रेडिंग करना है या मेरे पास पोर्टफोलियो है, तो मैं ये ना मानूं कि मैं ये हेज करके मजा करूंगा। पोर्टफोलियो है, बेस्ड हेजिंग क्या है? योर नेचुरल हेजिंग, योर प्रिपरेशन। जिनको पता नहीं है कि मेरे पोर्टफोलियो गिरते हैं, जिनको तैयारी नहीं है, वो लोग बाजार में कुछ कर भी नहीं पाते। सो बी प्रिपेयर अबाउट द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। आप इससे बच नहीं सकते, 1000 रास्ते हमने भी अपनाए इससे बचने के, पर हाँ, हम जब
वो रास्ते पे जब सही होते हैं तो बहुत खुशी होती है, पर उसके सामने 1000 बार गलत भी होते हैं, राइट। तो मैं आपको फैक्ट कहना चाहूंगा इस चीज में, बहुत ही कहानियों पे मत जाना। स्टॉक मार्केट इज वेरी सिंपल, अच्छे माल लो, गिरावट में और लो, ये सब बढ़ने ही वाले। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शेयर 2-3 बार आधे भी होने वाले हैं। दिस ऑल थिंग्स शुड बी वेल प्रिपेयर्ड इन अवर माइंड। दिस इज नेचुरल हेज, प्रिपरेशन इज योर हेज, राइट। अब हमारा क्या ले गया, मैंने जैसे 2008 का फॉल देखा, 2014 में देखा, अभी कोरोना में देखा, मुझे सही में ऐसा महसूस हुआ। देखो 2008 में मेरे को महसूस हुआ कि मैं तबाह हो गया, मेरे को नहीं पता चलता था उस समय इतना, पर यस बाद में जो जो फॉल आते चले गए, मैं सोचता गया कि ओ माय गॉड, ये तो कुछ नुकसान तो कर ही नहीं रहा है। जैसे 2008 में मैं घबरा गया, लेकिन उसने नुकसान क्या किया, नथिंग। ग्रोथ पे हम लोग रहे, क्वालिटी कंपनी में रहे। बाजार 2014 में चला, हमारा पोर्टफोलियो उससे पहले चला। बाजार लंबे समय तक नहीं चला, हमारे बैंक में पैसे आते जा रहे थे, डिविडेंड मिलता जा रहा था। तो असल में मैं सोचूं कि नुकसान क्या हुआ यार, 2014 में क्या नुकसान हुआ, कोविड में क्या नुकसान हुआ। देयर वाज एब्सोल्युटली नो लॉस। पर मैं आपको बताऊं फायदा बहुत, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हमारे पास बहुत पैसे थे, थोड़े थोड़े पैसे से हम लोगों ने शुरुआत की थी। तो फॉल नहीं आते तो मेरी क्वांटिटी बढ़ती कैसे, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, ये डायलॉग है, फॉल मतलब क्वांटिटी बढ़ाओ। तो फॉल होगा तभी तो हम क्वांटिटी बढ़ा पाएंगे और अगले रैली का मजा लेंगे, राइट। सो बी प्रिपेयर्ड अबाउट ऑल दिस फॉल्स एंड रैलीज, ये सब आएगी जाएगी। एक फॉल आएगा, आपके शेयर आपके पैसे कम होंगे। दूसरा रैली आएगा, जब दूसरी बार बाजार गिरेगा ना, ये नोट करना, पहली बार गिरा था वहां तक आपका पैसा नहीं होगा। दूसरी बार जब चलेगा तब नोट करो, जब पहली बार चला हो सकता है आपके 3-4 सेल 3-4 शेयर 5-1 गुना हो गए होंगे, 15-1 शेयर डबल हो गए होंगे। दूसरी बार चलेगा 5-10 शेयर 4-1 गुना हो गए होंगे। सेकंड रैली है आपके लाइफ की, बहुत से शेयर भी 25 शेयर इस बार डबल हो जाएंगे। पिछली बार कोई 50% बढ़ गए थे, वापस आधे हो गए, इस बार वो 100% हो गए। क्योंकि आप लोग जो कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये कंपनियां एवरी ईयर नया नया लाइफ टाइम हाई सेल्स बना रही है। आपकी कंपनियां हर साल नया नया लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट लगा रही है। सो यू आर नेचुरल हेज। वैक्सीन लेके रखी है आपने, नो नीड टू वरी, राइट। अब आ जाओ ट्रेडिंग, प्रिपेयर हो जाओ। मैं अपन ये ट्रेडिंग इसलिए नहीं सीखते कि वो अपने पोर्टफोलियो को बचाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नो। पोर्टफोलियो की बात ही निराली है, वो एक हरा मैदान है जो जबरदस्त कमाई करके देने वाला है। नाउ अपॉर्चुनिटीज जब आप लोग ढूंढते हो तो अपॉर्चुनिटीज कैसी होती है, देखो वेल्थ के बाद का जो रास्ता है, जस्ट अ मिनट लेट मी डिलीट ऑल दिस थिंग। वेल्थ के बाद का जो रास्ता है वो होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, राइट। तो पोजिशनल ट्रेडिंग सीधी बात है, आप में से जो लोगों ने ये दूसरी तीसरी बार फॉल देखा है, इतना तो समझ गए होंगे कि जब गिरावट आती है तब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने में मजा क्या। वो पहली बार फॉल वालों को समझ नहीं आएगा, उनका जो हृदय के हार्ट के जो धक्का रहे ना वो बहुत हाई होते हैं, गिर रहा होता है बाजार तक। बट जब आप प्रिपेयर होते हो ये सब नहीं होता है। उसी प्रकार से जब आपने कुछ फॉल देखे हैं, बैंड ऑफ द ट्रेंड जब आता है तब आपके हाथों में खुजली जरूर आती है। आती है कि नहीं आती है, सही बोलो। हाँ, जैसे पलटी लगी, पलटी बैंड ऑफ द ट्रेंड मंथली बेसिस पे, तो क्या होता है आपको पता चल जाता है, ओ माय गॉड अब यहां से मजा आने वाली है। आपको जब ये अपॉर्चुनिटी दिखे तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी हुई, यस इसका हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसमें रिस्क क्या हुआ, ऑलरेडी शेयर आपके पास पड़े हुए, आप थोड़ी क्वांटिटी और ऐड कर लो वहां पे। ये एडिशनल वेटेज आपको जो किया है ये प्रॉफिट लेने के लिए किया है, ये आपका रियल वेटेज नहीं है। सो यू कैन डू दिस थिंग। बैंड ऑफ द ट्रेंड इज योर वेरी गुड फ्रेंड, पहला बैंड ऑफ द ट्रेंड, राइट फ्रेंड्स। अभी जस्ट रिसेंटली मैं वापस यहां पे आ जाता हूं, दिस इज निफ्टी।
मैंने जिस दिन ये पहली मीटिंग रखी थी, मैंने आपको बताया था कि मैंने क्यों ये मीटिंग वापस रखी है, क्यों यही टाइम पे मीटिंग रखी है। क्योंकि दोस्तों उस समय क्या था, किसको याद है? वो पहला दिन था, ये वाला। अपना टारगेट क्लियर हुआ था, हम उम्मीद कर रहे थे अब इधर से क्या आने वाला है, पलटी आएगी। डेली बैंड ऑफ द ट्रेंड, वीकली बैंड ऑफ द ट्रेंड, मंथली बैंड ऑफ द ट्रेंड। देखोगे क्या हुआ, डेली दिस वाज योर वीकली बैंड ऑफ द ट्रेंड। और अब किसकी वेट करके बैठे हो बताओ मेरे को, या चैट बॉक्स इज ओपन, किसकी वेट करके बैठे हो दोस्तों? मंथली सर, मंथली हाई। क्या लगता है मंथली हाई टूटेगा कि नहीं टूटेगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? बोलो, देखो एक्सपेक्ट तो करने का ही ना, गलत हो सही हो देखा जाएगा, पर उम्मीद रखने की। देखो मैं कितने दिन से ही आपको ये वाला ड्रॉ करके दे रहा हूं, मेरे को डर नहीं लगता क्या? अरे गलत हो जाएंगे, कितने सारे फॉलोअर है, क्या कहेंगे, पीयूष भाई ने बर्बाद कर दिया हमको। क्योंकि हम बोलेंगे ये 17,300 आएगा तो वो लोग तो 100 निफ्टी लेके बैठ जाते, तो डर नहीं लगता क्या हमको? बट स्टिल उम्मीद रखने की, राइट? एक्सपेक्ट करो। ये एक्सपेक्टेशन हमें जरूर है कि मंथली हाई निफ्टी ब्रेक करेगा। पिछले महीने का हाई किसको याद है? हाँ, याद रखने के ये सब बेटा। 17,763 या 16,793 was your previous month high. This month we are expecting कि निफ्टी शुड ब्रेक 16,793 और हम 2 महीने बाद, ये हमारा पहला महीना होगा, हम हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज देखेंगे। आज कौन सी तारीख हो गई? 27। अभी तो टाइम ही नहीं है यार अपने पास। हाँ, कितने दिन बाकी है महीने के? यस, अगेन चैट बॉक्स इज ओपन, गिनते जाओ रोज। हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? 2 days। करे 3 दिन है सर, 2 ही दिन है, मतलब 2 ही दिन है। दो चिराग भाई, शनिवार को अभी इंडिया में बाजार खुलता नहीं है। शनिवार बैंक खुला है सर इस बार, इसलिए। बराबर। चलो 2 दिन बाकी है, अब 2 दिन में हो के क्या होगा यार? हाँ, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। स्टिल 2 दिन में कुछ भी हो सकता है, याद है ना? बाजार और क्रिकेट ये दोनों में आखिरी ओवर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। इट इज पॉसिबल। आज जो हुआ, देखो आज हमने आज सुबह डेली इंडाइसिस से पहले ही वो इकोनॉमी जीडीपी के डेटा डाल दी। क्यों डाले? क्योंकि कितना खुशी होता है यार कि पूरी दुनिया ग्रोथ नहीं करने वाली है, पूरी दुनिया का ग्रोथ एकदम नीचे, और एक इनको इंडिया किधर से मिल गई है। ये क्यों इनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया? सऊदी अरेबिया भी है, पर सऊदी अरेबिया का ग्रोथ परमानेंट नहीं है, वो रीजन बेस है। क्यों है? कमोडिटी एक्सपोर्टर, तो उनको तो वार का फायदा उठा के उनका ग्रोथ आ रहा है। पर इसमें एक ही खिलाड़ी ऐसा है जो परमानेंट नंबर वाला है। हाँ, कौन सा है वो? इंडिया। इंडिया। क्या यार प्रशांत जी, ये IMF वालों को पैसा खिलाया क्या मोदी ने? हाँ, बहुत लोग बोलते हैं अरे ये तो सब सेटिंग होता है। कोई बात नहीं भाई, तुम सेटिंग समझो। और सर हम लोगों ने तो बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था तो यार पर कितना खुशी का बात है कि उनको दुनिया में कोई कंट्री नजर ही नहीं आ रही है जो 5% प्लस ग्रोथ करे इतने बुरे समय में। देखो ये एकदम वर्स्ट टाइम चल रहा है वर्ल्ड के लिए। इतना इन्फ्लेशन हाई है, पूरा ट्रेड डिसरप्टेड है, तो काफी प्रॉब्लम होंगे। और उसमें भी चलो प्रॉब्लम डेवलप कंट्री से ज्यादा इमर्जिंग कंट्री को होंगे, क्योंकि इमर्जिंग कंट्री डेब्ट से भरी हुई होती है। इमर्जिंग कंट्री का डेब्ट बर्डन हाई रहता है। एक अपना इंडिया ही है जो डेब्ट में भी कम है, तो ये इमर्जिंग कंट्री प्रॉब्लम में फंसेगी। इसलिए तो इमर्जिंग कंट्रीज के जो करेंसी है वो भी गिरते जाते हैं। बट स्टिल उनको लगता है इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट ऑन होल ओवर वर्ल्ड। अभी समझ लो उनको इंडिया में क्या दिख रहा है, जो शायद हमारे लोगों को 10 साल बाद शायद इंडियंस को दिखे। येट इट इज गुड फॉर अस, हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यू कैन जंप इट। और हमने इसीलिए सुबह ये अपडेट किया। और देखो आज बना क्या ये, 1 मिनट है, मैं इसको पहले मूविंग एवरेज को सेट कर देता हूं। या मुझे बताइए आज कौन सी घटना घटी है
कैंडल को कौन मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा? या यू कैन रेज योर हैंड जो मुझे आज की कैंडल एक्सप्लेन कर पाए। या चिराग भाई? नहीं नहीं नहीं, नहीं। 200 EMA से ऊपर गया सर। अच्छा, वो तो है, चलो 200 EMA के ऊपर आ गया, ये खुशी की बात है। दूसरी बात और कुछ? कल का हाई से आज हाई लगा है। दीपक भाई, यही है बुलिश एंगल्फिंग, है ना? देखो, कल का लो के नीचे लो था, मतलब शुरुआत नेगेटिव थी, पर ऐसी क्या पॉजिटिवनेस है कि ये कल के हाई को खुदा के ऊपर गया। इतना ही नहीं, उसने क्या दिया आज? क्लोजिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज कॉल्ड एज योर बुल कैंडल, जो कल के हाई के ऊपर क्लोज हुई। मतलब ये देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि कल का R3 आपके मंथली हाई को फाड़ के चला जाएगा। R3 कह रहा हूं, जरूर नहीं है कल के कल बाजार आ जाए, अपने पास 2-3 दिन है, इन दिनों में जरूर आना चाहिए, पर ये कैंडल का R3 की उम्मीद रखनी चाहिए। कल के कल नहीं, हम लोग 2 दिन में उम्मीद करेंगे इसका R3 आए। राइट, दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्टिंग एडवांस। अब ऐसी अपॉर्चुनिटी जब आपको मिलेगी, राइट, तो आप डेली ट्रेड कर सकते हो, वीकली ट्रेड कर सकते हो, नियर टर्म के। निफ्टी को जो प्रेडिक्ट करना है, इसमें मैंने देखा आप में से कुछ लोगों ने रोज निफ्टी प्रेडिक्ट किया, राइट। उसमें कामत जी थे, डॉक्टर गुरुदत्त कामत, दीपक भाई, अशोक सोनागरा, अरुण कुमार जी, राइट। मैं आप लोगों से एक एक करके पूछना चाहूंगा, जब आपने डेली निफ्टी प्रेडिक्ट किया, कहां पे गलतियां हुई, कहां पे अच्छा रहा? मैं शुरुआत करता हूं यहाँ पे दीपक भाई से। दीपक शेलके, या अनम्यूट करो सर अपने आप को। हेलो सर। तो दीपक भाई कसं काय? सगळं चांगलं है? एकदम मस्त, एकदम मस्त। तो कैसा रहा? देखो, एक तो आप मराठी में अपडेट करते हो, बहुत ही अच्छी बात है, मराठी में ही करो, राइट। लोकल लैंग्वेज सबसे बड़ी ताकत, जी सर। तो अब आपने जो ये इतने रोज काम किया, कहाँ पे मुश्किलें आई और क्या आपको नया सीखने को मिला? यस प्लीज। हाँ सर, वो जो पहले कुछ पता नहीं चलता था ना कि निफ्टी किधर जाएगा और नीचे कब किधर तक आएगा और ऊपर किधर तक जाएगा। अभी जो स्टूल है ना, वो उसे समझ में आ रहा है कि ऊपर कितना जाएगा और नीचे कितना जाएगा, वो अभी समझ में आ गया है। वो पहले समझ में नहीं आता था। और अभी मंथली वीकली वो सब आता है वो टूल से, प्योर पॉइंट से। तो बहुत अच्छा हो गया दीपक भाई। अभी इसका प्रैक्टिस रखने का मैं नहीं कहता रोज ट्रेडिंग करने का, राइट, लेकिन ये चीजें गाइड करेगी आपको आने वाले समय में और इससे इंप्रूवमेंट आएंगे, राइट। रोज ट्रेडिंग करे ऐसा नहीं है, पर जब कभी मौका मिले हथौड़ा मार सकते। वो लोगों की तरह रोज सट्टेबाजी के मूड में नहीं आने, राइट, पर मौका है, मारो हथौड़ा, बराबर है जी। ग्रेट, बहुत अच्छा दीपक भाई। और दीपक भाई के साथ लेट मी चेक, जिन्होंने भी रेगुलर अपडेट किया उसमें अरुण कुमार है। या अरुण भाई कहिए, कैसा रहा? सर नमस्कार। बल्ले 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 बल्ले। सर एक तो इसकी रेंज पता लग जाती है नेक्स्ट डे की, हमें किस रेंज में ये सारा घूमेगा, राइट। और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब R3 और वो तो एक्सट्रीम रेंज हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा बुलिशनेस और बहुत ज्यादा नेगेटिव S3, लेकिन S1 और R1 के बीच में मोस्टली जो इन दिनों में काम हुआ वो दिखने को मिलता है भी हाँ इस रेंज में अटका हुआ है। और कुछ आवरली उसमें जब ये टाइम बिताता है तो पता लगता है यहाँ इसका R1 में ये अटका हुआ है। बराबर है, बराबर। ये जब पॉजिटिव सिनेरियो चलता है तब तो अच्छा लगता है, लेकिन जब नेगेटिव आया ये कैंडल तब थोड़ा सा दिक्कत लगा। अब इसको कैसे प्रेडिक्ट करें? ओके, मतलब समझा नहीं, जब नेगेटिव नीचे की तरफ कैंडल आई तब कह रहे हो? तब हाँ जी, जब ग्रीन कैंडल बनी तब तो प्रेडिक्ट करना बड़ा इजी लगा। जब डाउन कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, तब प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा दिक्कत लगा। अच्छा, मतलब परसों की कैंडल कह रहे हो कि कल की कैंडल कह रहे हो? हाँ सर, इसी में रेड कैंडल्स में, यही वाले ना? यस सर, राइट, बराबर। देखो, जब भी ऐसी कैंडल बने तो देख लो सपोर्ट क्या है नजदीक। जैसे यहाँ पे 100 EDA में सपोर्ट में था, बराबर ना? यहाँ पे आपका 200 EDA में भी नजदीक था। इसलिए देखो आज जो मैंने अपडेट किया उसमें क्या लिखा था,
200 EDMA में ट्रैक कर रहा था आज, क्योंकि लो लगना नॉर्मल है, तो देखो लो लग भी गया। हाई लगना एब नॉर्मल था, पर हाई लगाने के लिए उसको किसके ऊपर निकलना था? 200 दिन की एवरेज के ऊपर। तो ये चीज को जब आप रेगुलरली करोगे, आपका तालमेल सेट हो जाएगा। गलत होना बहुत जरूरी है, राइट? पर रोज लिखो, एक एक्सेल शीट बना दो कि मैंने 21 तारीख को ये प्रेडिक्ट किया, ये हुआ, मतलब मैं गलत हुआ या मैं सही हुआ, मैं 100% सही हुआ, मैं 50% सही हुआ, राइट? ये लिखते जाओ। फिर क्या होगा पता है? 21 डेज के प्रेडिक्शन के बाद देखो कि आपसे कहां कहां गलती हुई। नेक्स्ट 21 डे आपकी नेक्स्ट साइकिल है, इसमें और इंप्रूवमेंट आएंगे। बराबर वर्ड पैड में बनाया सर, फिर हर रोज नई फाइल बनाते जाएं? नहीं, एक्सेल शीट कर देगी ना एकदम, वो तो पाइवट पॉइंट्स तो एक्सेल में निकालेंगे। हाँ, पर अगर आप वर्ड फाइल में बनाते हो तो देखो, पहले मैं क्या करता था पता है? जैसे हमारी वेबसाइट नहीं हुआ करती थी, राइट? अब एकदम सिंपल सा ब्लॉग था मेरा, वेबसाइट नहीं थी, तो उसमें हम लोग रेगुलरली मैं निफ्टी अपडेट किया करता था, बराबर? अब जैसे आपने कैसे अपडेट किया अभी वर्ड फाइल में, मैं वैसे ही अपडेट करता था। मैंने प्रसाद सर से यही बात की थी, कहते हैं हाँ ऐसे ही करना है आपको, ऐसे ही करो ना। और रोज एक तारीख ऊपर आ जाने की, कल की तारीख नीचे चली जाएगी। तो मेरे डेटा में लोग उस समय 10 दिन 15 दिन का पुराना प्रेडिक्शन भी देख पाते थे, राइट? पर फिर वो होता क्या था, बहुत बड़ी फाइल हो जाती थी जब वर्षों होते, और मेरे को याद है मैं 3-3 साल तक वो डेटा रखता था बताने के लिए। ऐसा लगता है ना अपने को, देखो मेरा डेटा कैसा हमने प्रेडिक्ट किया था। पहले अपने को बहुत ऐसा होता है, तो मैं पूरा डेटा सेव करके रखता था, राइट? अभी चलो वेबसाइट है तो मैं डेली अपडेट कर देता हूं। और अभी के जो प्रेडिक्शन में है, और मैं मेरे खुद के 10 साल पहले के प्रेडिक्शन देखूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसे बेकार प्रेडिक्शन में कैसे किया करता था, पर फिर भी लोग वो समय भी फॉलो करते थे, राइट? क्योंकि लोगों को कुछ नहीं पता है, उसके सामने उसको कुछ मिलता है तो उनको अच्छा लगता है। अब हम रोज खुद को देखते हैं तो हम अपने आप में इंप्रूवमेंट लाते हैं, बराबर? ठीक सर, आपको नहीं पता चलेगा कब बढ़िया हो जाएगा, राइट? ओके, थैंक यू। और अरुण कुमार जी के साथ मैंने जिनके रेगुलर पोस्ट देखे वो थे डॉक्टर गुरुदत्त कामत। बहुत ही बढ़िया आपने भी डेटा बनाए थे, वंडरफुल, मैं रोज पढ़ता था। गुड इवनिंग, नमस्ते। कहिए अनुभव आपका। नमस्ते। देखो जब भी प्रसाद जी ने इसमें अपडेट डाला, अपना लास्ट जो लेसन का पूरा अपडेट डाला, हाँ, मैं इनिशियल फ्यू डेज पढ़ नहीं सका क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट था, लेकिन मंडे को पढ़ा मैंने। तो मंडे से मेरा थोड़ा अलग ही, इसमें ट्यूसडे और आज का वेडनेसडे का कैंडल में थोड़ा अलग ही अनुभव आया, क्योंकि ये जो स्मॉल कैंडल्स का ये रहता है ना, so then I was correlating with the weekly and monthly, and that helped me in predicting the Tuesday candle, which went according to my but today's candle did not go according to my I was expecting a red candle, so it did not go according to the so the continuity was not maintained. So इसमें क्या होता है कि bend of the trend we can see, every second or third day bend of the trend हो जाता है, बराबर? So it is highly, we don't know what happened in that day. Yeah. Right. So basically it was a good, जो आपका अपडेट आया उसके वजह से थोड़ा मेरे को और हेल्प मिल गया। Okay. Thank you. Right. So हम सबको इसीलिए हमने, जब भी कोई नए स्टूडेंट होते हैं हम लोग उनको मंथली कैंडल सिखाते हैं। क्यों मंथली? क्योंकि वो लेस वॉलेटाइल कैंडल है, वो आसान है समझना। अगर हम स्टार्टिंग से ही सबको डेली कैंडल, मैंने देखा है बहुत से जगह पे 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल पे सिखाना चालू हो जाते हैं, फिर स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते, उनको लगता है मेरे को नहीं आ रहा है। असल में उनको नहीं आ रहा है ऐसा नहीं है, पर वो जो देख रहे हैं वो हाईली वॉलेटाइल चीज देख रहे हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं। मंथली इज लेसर वॉलेटाइल, वी ऑल शुड इनिशियली पहले पक्के हो जाओ सबको मंथली के ऊपर, फिर धीमे धीमे जैसे आप छोटी कैंडल पे आते हो आपकी पकड़ रहती है, राइट? और दूसरा जो यहाँ पे गुरुदत्त जी ने बताया कि यस वो यहाँ पे रेड उम्मीद कर रहे थे, एब्सोल्युटली। नीचे ये जो सपोर्ट की लाइन है इसको भी नहीं भूलने, इसीलिए क्या करने का, अब जो प्रेडिक्शन आए रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, देखो नजदीक में कोई सपोर्ट तो नहीं है जो आपकी गिरावट को रोकने वाला है,
जैसे हम लोगों ने मंथली हाई पहले अटेम्प्ट में पार नहीं करेगा ये कहा था। उस दिन हमने एक वीडियो भी बनाया प्रॉफिट बुकिंग का, राइट, वो एडवांस में बनाया, बाजार बात नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि यस हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस है, पहली बार में थोड़ी ना पार होना है, एक बार टकोर करके आएगा, दूसरी बार वहां पे आएगा, हो सकता है पार हो सकता है बार पार हो। तो ये सब चीज अंडरस्टैंडिंग से धीमे धीमे अनुभव से आए, राइट। बट यस आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया। और लास्ट लेट मी टॉक विद अशोक सोनागरा। अशोक भाई ने तो वीकली अपडेट भी किया ना, उन्होंने तो वीडियो भी डाला, वीडियो नहीं सॉरी ऑडियो डाला ना। हाँ, बढ़िया अशोक। बी ऑनेस्ट, मैं कन्फेस करता हूँ ये सब के सामने कि मेरा इंग्लिश इतना पुअर है कि मैं अगर राइटिंग लिखूंगा तो शायद कोई समझ नहीं सकेगा। तो मुझे बेटर ऑप्शन यही लगा कि मैं ऑडियो डालूंगा तो शायद कोई अपना जो व्यू है वो सबको समझा सकूं। क्योंकि सर बी ऑनेस्ट, मैं अपनी स्पेलिंग को कन्फेस करता हूँ कि मेरी इतनी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, जो कि वो मेरे फैमिली में मेरे ब्रदर्स और मेरा सन दोनों मुझे बहुत बार टोकते भी है उसके लिए। तो इसलिए ये आपकी बात नहीं है जी सर। मैं जो भी मीटिंग लेता हूँ और मान लो गलती से कोई टाइप पे इंग्लिश में मीटिंग ले ली तो घर पे मेरा क्लास लगता है। मेरी बेटी जो सुनती है बोलते पापा तुम इंग्लिश बोलो ही नहीं। और लिखने में तो इतनी सारी, क्योंकि जल्दी सट बहुत मिस्टेक्स होती है, पर फिर भी इट्स ऑल राइट। ऐसा नहीं है कि लोगों को सिर्फ गलतियों पे ध्यान है, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो है जो आपकी अच्छी चीजों पे ध्यान देंगे, उनको जो चाहिए वो लेंगे, और दूसरे वो है जो खाली नेगेटिव चीजों पे ध्यान देंगे। दोनों हमारे काम के हैं, बराबर की नहीं। तो सर मैं आपको कहूंगा अशोक भाई कि आप गुजराती में करो ना, जैसे दीपक भाई मराठी में करते हैं। गुजराती के कंटेंट बहुत जरूरी है और लोगों को नहीं मिलते। अपने जैसे आपका जो शहर है बहुत लोग करते होंगे काम, पर कई लोगों को हिंदी नहीं आता है। तो एक शुद्ध भाषा गुजराती, मेरे को मजबूरी से हिंदी बोलना पड़ता है क्योंकि पूरे इंडिया में है, लेकिन लोकल इज बेस्ट। ओके हाँ, तो सर मैं अपना ये बताओ। हाँ, अभी ये सब ये लास्ट जो हमारा आपने मुझे को जो सब स्टूडेंट को दिया ट्रेनिंग करना, सर ये तो मैं कई दिनों से कर रहा था, लेकिन ये आफ्टर ये लास्ट हमारा जो सेशन हुआ उसके बाद पहले क्या था सर, जैसे अभी आपने बोला ना वो 15 मिनट वाला, मैं 15 मिनट वाला ही मेंबर था अभी तक। तो उससे मेरा क्या होता था कि मैं बार बार अपना वो टारगेट मिस कर जाता था, एसीएल हिट होके वो टारगेट आ जाता था, ये होता था। लेकिन लास्ट टाइम की जब मीटिंग हुई तो मैंने सर मेरे को ये जैसे कि बोलने से मुझे लगा कि मैं चार्ट में ड्रॉ करके और उसके साथ ऑडियो डालूंगा तो अच्छी तरह अपना व्यू सामने वाले को प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये आपने भी देखा होगा, आज भी मैंने वो चार्ट डाला था और इसके पहले भी चार्ट डालता, तो चार्ट में मुझे समझाना अच्छा लगता था। और दूसरी बात था कि सामने वाले को भी समझ अच्छी आती थी। और सर एक दूसरा ये भी बोलता हूँ कि मैं जैसे हमारा एक क्रिएटर ग्रुप है, उसी तरह मेरा अपना एक फ्रेंड्स ग्रुप से, तो मैंने भी उसका एक मतलब ये बना दिया है ग्रुप, उसमें भी अपना ये निफ्टी का व्यू डालता हूँ। उसमें मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप बाय करोगे सेल करो। हेलो, हाँ अभी आई। हाँ, तो मैं मतलब ये सिर्फ इसको ये बोलता हूँ, अपना व्यू देता हूँ कि यहाँ से मुझे आज भी जो मैंने दिया था सर, आज मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था। देखिए सर कि हमने लॉन्ग टाइम पे ये आपने बोलते हमारे जो प्रेडिक्शन दिया कि वीकली तो हायर हाई कर रहा था, लेकिन लास्ट वीक में क्या हुआ वो मतलब जैसे कि आप बोलते ना कि पूरा डाउन हो के अपने वो रिकवर बेस के लास्ट मंथ के हाई पे आ गया और उसके बाद ये 3 दिन लोअर लो, लोअर हाई और लोअर क्लोज कर रहा था। बराबर है। लेकिन आज मेरा एक व्यू ये भी था, वो ये मैंने इसमें वो कल रात को 12 बजे एक चार्ट डाला था मेरे ग्रुप में, उसमें मैंने लिखा था कि अगर ये 400 वाला जो मतलब ये जो लास्ट डे का जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो जाएगा तो ये 300 मतलब मैंने 16,323 वहां तक आ सकता है, मतलब जो कि वो वीकली का S1 था। बराबर है। तो मैंने सोचा कि यहाँ मैंने बोला बराबर, देखो वो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हुआ। हाँ, तो मुझे ये लगा कि यहाँ तक अगर आता है तो डेफिनेटली यहाँ बाय कर सकते हैं हम लोग।
लेकिन क्या हुआ सर कि इसने गैप डाउन तो हुआ, लेकिन वो डेली के ही एस1 से रिटर्न हो गया, मतलब वहां से वो रिटर्न हो गया। फिर मैंने देखा सर 11 बजे तक मैंने वो 15 मिनट की कैंडल लगाई, उसमें देखा मैंने एक भी कैंडल रेड नहीं देखी, हर कैंडल वीक थी। मतलब कि बायर का वो जोर इतना ज्यादा था कि किसी सेलर को वो सेलर के ऊपर पूरा हावी हो गया था। जो 3 दिन का जो सेलर था उन पे ऊपर हावी हो गया। और मेरा दूसरा वो रेजिस्टेंस था डेली पे 16,590। अगर उसके ऊपर 2:30 बजे के बाद अगर वो क्रॉस करता है और 16,000 को ब्रेक करता है, तो मैंने बोला था सबके किसी को भी मंदी में नहीं रहना है। जो है अपनी मंदी अगर किया है तो उसको काट लो, मतलब मैंने ग्रुप में उसको डाल दिया। वो यही हुआ सर। बहुत सेलर प्रेशर कर रहा था 3 बजे तक, मुझे लग रहा वो, क्योंकि 16,010 पे इतना प्रेशर था, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस था वीकली का। तो वो उसने कवर कर दिया और क्लोज ऊपर दिया है। तो अभी ये 2 दिन में मान सकते हैं जैसे आप बोल रहे, और हम देख रहे हैं ये, मतलब ये हायर टाइम फ्रेम पे हमें लग रहा है कि ये मंथली क्रॉस कर देगा, लेकिन डेली पे हमें अभी भी वो डेली पे थोड़ा रेजिस्टेंस है। सही बात है आपकी। लेकिन इसी प्रकार से अशोक भाई ट्रैक करते रहो, और जब कभी मौके मिले उस समय आप ट्रेड कर सकते हो। जरूर नहीं है रोड ट्रेडिंग करने का। और जब आपको लगता है, देखो जैसे ये एक मौका है, यहाँ पे नीचे 200 दिन की एवरेज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 100 दिन की एवरेज का सपोर्ट है, राइट। तो ये अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से अपने को मौका मिल सकता है मंथली हाई तक का। मंथली ब्रेक करता है तो और बढ़िया है। एक्सरसाइज में सर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस इस चीज का आया कि सबसे पहले हायर टाइम पे ही देखना है। हायर टाइम पे भाई क्या होता है, और अपने वो रिकवरी होके वो फेज पे आके क्या करता है। जैसे आपने बोला ना कि 200 डे का वो सपोर्ट देखो, 100 डे का, तो ये चीज सर परफेक्टली मैं ऑनेस्टली ग्रुप के सामने बोलता हूँ कि ये चीज इसी, हाँ मैं 2 साल से इस इंस्टीट्यूट में जुड़ा हूँ, लेकिन टेक्निकली भी मैंने बहुत सारे कोर्स भी किए, लेकिन जो लास्ट वाला सेशन था ना उसमें जो मुझे कॉन्फिडेंस आया, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सर मेरे मैथ्स में सबसे पहले कमजोर था, लेकिन 12 में ऐसी ट्रिक मिल गई कि उसमें सबसे फर्स्ट आ गया। तो इस तरह की ये पीक मेरे लिए है कि शायद मैं अभी और कॉन्फिडेंट होके और भी ज्यादा अच्छी तरह से प्रेजेंट करके ये ग्रुप में डालूंगा सर। डालो कंटिन्यू करते और सर मैंने लास्ट टाइम एक बार ये भी बोला था कि इकोनॉमिक डेटा में मैं अच्छी तरह से प्रेजेंट करना हूं, तो सर आपने देखा होगा तो मैंने अपनी ओर से ज्यादा मेहनत करके अच्छी तरह से इजी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करने का भी ट्राई किया। तो मैं सर आपका जो लेसन है उसको थैंक यू करने का प्रयत्न करता हूँ और उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करूंगा सर। हाँ पक्का राइट। या और प्रशांत जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, कहिए यही टॉपिक रिलेटेड है या कहिए। सर एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं सभी के साथ में। यस प्लीज। इट हैज हेल्प्ड मी इन एक्यूमुलेटिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग सर ऑफ स्टॉक्स। अच्छा क्योंकि जब लोअर हाई बनता है तो वीकली या डेली इंडेक्स पे आपको जो स्टॉक फोकस में है यू कैन कलेक्ट एट S2, S1, S3 लेवल, उसमें भी आप शिफ्ट कर सकते हो सर। बराबर है, कर सकते हैं। हाँ सर, ये सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी है इसके अंदर। राइट। अपार्ट फ्रॉम इंडेक्स जो भी स्क्रिप्ट आप एक्यूमुलेट करना चाहते हो यू कैन एक्यूमुलेट अकॉर्डिंग टू कर सकते हो। और प्रशांत जी देखो, कभी अपने को मौका मिलता है कि अपने पास ऑलरेडी वेटेज है, पर मान लो उसने मंथली हाई खुदाया है तो कॉन्फिडेंस है कि चलो अभी अच्छा चलेगा, अब थोड़ा ज्यादा वेटेज लेके प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। ट्रेडिंग का पैसा आ गया, अब उसमें रिस्क भी कुछ नहीं है कि वो आपका ऑलरेडी बढ़िया वाला शेयर है जो आपको लॉन्ग टर्म रखना है। राइट सर। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज का मिक्स करके हम नियर टर्म भी पैसा कर सकते हैं, बराबर। राइट सर। थैंक यू। इट इज ए वेरी गुड की पर्टिकुलरली। ओके ग्रेट, थैंक यू। हाँ बंकिम भाई कहिए। जी सर, एक गाइडलाइन चाहिए आपकी। हाँ जी कहिए। ये प्रिडिक्शन करने के टाइम पे मैंने एक चीज जो फेस किया कि जैसे अपने अगले दिन का जो कैंडल बनता है, हाँ, उसका हम R1, R2, R3, S1, S2, S3 निकाल देते हैं अपना कैलकुलेटर से, पिवट कैलकुलेटर से। उसके
अब मेन टॉपिक अभी ये है कि अपना अगले दिन की जो क्लोजिंग प्राइस है वो और R3 और S3 के बीच में प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, वीकली हाई वीकली लो, मंथली हाई मंथली लो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50, 100 और 50, 100 और 200, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम की हो, वीकली टाइम फ्रेम की हो या मंथली टाइम फ्रेम की। उसके अलावा अपना जो फीबो है मंथली टाइम फ्रेम का, जो अपने लाइफ टाइम का जो फीबो ड्रॉ करके रखते हैं वो है, राइट, या फिर लास्ट स्विंग का फीबो हो। उसके अलावा डेली का तो हमने पीवोट निकाला, उसके अलावा वीकली और मंथली का जो पीवोट का जो स्टेटस है, हाँ, और डेली बुलिश एंगल्फिंग, वीकली बुलिश एंगल्फिंग और मंथली बुलिश एंगल्फिंग, उसके जो लेवल आते हैं, तो कहीं कहीं ये जो मैंने 8-10 चीज बोली उसमें से 5-6 चीज, 5 से 7 चीज एक साथ वो रेंज में आते हैं, बराबर है। तो वो कंडीशन में अपने को किसको कैसे प्रीफर करना चाहिए सीक्वेंस वाइज? देखो ऐसे तो बहुत सी चीजें मिक्स होगी ही, कई चीजें होगी, पर जो अभी अशोक भाई ने या किसने बताया, 1 मिनट, रेंज वाली बात की, हायर रेंज को पकड़ो, राइट। अपने को पता है जैसे कि अभी मंथली कैंडल के अपने को टारगेट भी पता है, अगर एक बार मंथली आई के ओके निकला तो आपके R1, R2, R3 क्या होंगे, राइट। तो लॉन्ग जो टारगेट्स है, लॉन्ग जो सपोर्ट है उसको ध्यान में रखो और नियर टर्म ट्रेंड में चलो। नियर टर्म ट्रेंड का मतलब जैसे मैं कल कैसे प्रेडिक्ट करूंगा कल, तो इसका आपको पता है R3 क्या है आज की कैंडल का? मैंने अभी देखा किसी ने ऑलरेडी डाल के रखा है, लगता है कोई बहुत एडवांस में है, बाजार अभी खत्म हुआ नहीं कि डेटा डाल दिए किसी ने, देखने देखो ये सब डेटा डाले हुए हैं किसी ने, 16,928, हाँ, तो 16,928 अब ये पॉसिबल नहीं R3, तो मैं कल ये उम्मीद नहीं करूंगा कि 16,928 आ जाए, क्योंकि 16,928 और 16,790 के बीच में एक विघ्न है। वो क्या है? प्रीवियस मंथ हाई। हाँ, अब हर बार थोड़ी ना हम प्रीवियस मंथ हाई देखेंगे, इस बार इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कभी हमने मंथली हाई लगाया नहीं है। तो मैं ये सोचूंगा कल के लिए, कल जब हम डेटा बनाएंगे तब हम कहेंगे कि बाजार 16,716 से 16,790 आ सकता है, यही हमारा टारगेट रहेगा। 16,928 तभी आएगा अगर बाजार 16,793 के ऊपर निकलने में सफल होता है तो, राइट। मतलब हमारे लिए तो सिंपल है, 16,928 बोल दो, लेकिन नहीं बोलने का, क्योंकि एक विघ्न बीच में है, राइट। तो ऐसे ही इन सब चीजों को ध्यान में रख के लेवल करने, अपना निफ्टी की समझो कि अपने मैक्सिमम 150-200 पॉइंट की रेंज पकड़ के चले, और वो 200 पॉइंट की रेंज के अंदर ही ये 10 में से कम तो 6-7 पॉइंट आते हैं, हर रोज तो नहीं आएंगे। ऐसा थोड़ी ना इम्पोर्टेंट है, कल के लिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? कल के लिए तो मेन मंथली हाई, बस। तो ऐसा ही होगा ना। अच्छा, जनरली देखो मैं तो रोड ट्रैक करता हूं, इतने सारे लेवल थोड़ी ना कोई देखेगा। इंपॉर्टेंट मेजर लेवल ध्यान में रखो, राइट। आज लोअर लेवल पे सपोर्ट के जो लेवल थे वो इंपॉर्टेंट थे। कल 200 डे मूविंग एवरेज, या नहीं, 200 के तो नीचे थे हम, 100 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट के लिए। यस, हाँ, अभी कल के लिए मंथली हाई सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। ऐसे ही जब आप R1, R2, R3 और सब डेटा देखते हो तो इंपॉर्टेंट लेवल कोई बीच में आ रहे हो उसको देखो, बराबर है। इसमें मंथली S1 आता है, वीकली S2 आता है, वो सबका कोई लेना देना नहीं। ओके, राइट, या। और सौरभ रानाडे जी, या कहिए सौरभ भाई, क्या हाल है? सर गुड इवनिंग, कैसे हो सर? गुड इवनिंग, कैसे हो? कुछ नहीं, मेरा एक छोटा बेसिक क्वेश्चन है। आप अभी इन सब लोगों को प्रोत्साहन दे रहे थे कि आप लोगों ने निफ्टी प्रेडिक्शंस पोस्ट की है। मुझे ये पूछना है कि जैसे कि दीपक भाई ने मराठी में वगैरह पोस्ट किए, राइट, तो मुझे ये पूछना है कि ये कौन से ग्रुप में पोस्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैं जिन 2 ग्रुप में हूँ वहां पर तो कोई अलग ग्रुप आपका जो ग्रुप है ना, या मैं बता देता हूँ, अपने वर्कशॉप के स्टूडेंट के 2 ग्रुप है, एक प्रॉफिट फ्रॉम इट 1 और प्रॉफिट फ्रॉम इट 2। पहले क्या था, 256 से लिमिट थी, इसलिए हमने 3 ग्रुप बनाए हुए थे, राइट। अभी हमने 2 ग्रुप को एक कर दिया, मतलब प्रॉफिट 2 और 3 एक है,
पर अभी भी प्रॉफिट फ्रॉम इट 1 में जो है वो लोग अलग है, राइट। तो हमारा हम लोग क्या कर रहे हैं, यही वीक हम लोग दोनों ग्रुप को वापस कंबाइन कर देंगे ताकि आप सब लोग एक में आ जाओ, ओके। और वो जो पोजिशनल ट्रेडिंग वाला जो ग्रुप है ना सौरभ भाई, देखो वो उसको इस्तेमाल मत करो। मैं प्रसाद से कहूंगा पहले वर्कशॉप के दोनों ग्रुप को एक कर दो और ट्रेडिंग वाला ग्रुप निकाल दो। उसका एक बहुत बड़ा कारण है सौरभ भाई, क्योंकि पहले हम लोग नियर टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट वर्कशॉप में नहीं सिखाते थे। मेरे को ये लगता था लोगों को नहीं आएगा, तो लोगों को सिखाने के बाद हम उनको 6-7 महीने बाद बुलिश एंगल्फिंग के टारगेट और ये सब बताते थे। इसलिए मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग का अलग ग्रुप रखा हुआ था। पर अभी जितनी भी बैचेस है, हम वो बैचेस के अंदर ये भी कवर कर ही लेते हैं। तो इसका मतलब ये कि अभी की बैच में जो भी सीख रहे हैं उनको ये लॉन्ग टर्म जो टारगेट है, मंथली बुलिश एंगल्फिंग, ये सब आता है, बीओटी उनको आता है। जी। तो अभी आप लोग को देखो, आपको एक तकलीफ होती थी पहले, ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ डालोगे, पोजिशनल ट्रेडिंग रिलेटेड, तो लोगों को लगेगा अरे ये क्या कर रहे हो। हाँ, इसीलिए हमने रिक्वेस्ट करके वो अलग ग्रुप बनवाया था। लेकिन बाद में आपने आपका करिकुलम चेंज किया, तो अभी वो सारे स्टूडेंट सेम सीख रहे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, तो देखो हम उनको एकदम नियर टर्म नहीं सिखाते, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं हूं कि कोई सीखे। ऐसा नहीं है कि नियर टर्म हाईली प्रोडक्टिव, ऐसा हरगिज नहीं, फैक्ट बात है ये, राइट। नियर टर्म हाईली प्रोडक्टिव है ब्रोकरों के लिए, जी, क्योंकि वो टर्न ओवर जबरदस्त देने वाला है। पर जरूरी नहीं है कि कोई नियर टर्म करता है तो वो साल के 25% निकालेगा, बिल्कुल नहीं निकालेगा, राइट। सही बात है। लॉन्ग टर्म में जो बनेगा वो बनेगा। नियर टर्म में आप एक्सेलरेट कर सकते हो, थोड़ा अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हो, वेटेज बढ़ा के बीओटी बनता है, तब टारगेट पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके, राइट। पर हम नए लोगों को वो डेली वीकली सिखाएंगे, बेचारे पागल हो जाएंगे, राइट। उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा वो। तो इसीलिए हमने ये अलग सेशन रखा कि चलो नए लोगों को ये जो निफ्टी है वो सिखाएंगे बाद में, और नॉर्मल ट्रेडिंग अभी सबको आता है। तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप भी अभी फिर से रीशफल होंगे क्या? हाँ, अभी हम दोनों एक ही कर देंगे ना। ओके, क्योंकि हम लोग अभी पहले हम अलग ग्रुप में थे, अभी अलग ग्रुप में डाला, तो हम लोग मिस कर रहे हैं हरविंदर जी को। अच्छा। राइट। मेरे को भी लगता है कि देखो, मुझे भी जफा होती है, डर लगता है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं पोस्ट करना भूल गया। इतने सारे ग्रुप होते हैं ना, दूसरे नए लोगों के बहुत से ग्रुप होते हैं, तो मेरे को भी मैनेजमेंट में तकलीफ होती है। पर अभी ये एक हो जाएगा तो ये अच्छा है, राइट। बढ़िया रहेगा। थैंक यू सर। यस। सो सी ओवरऑल हमने जो बात की, हमने पोजिशनल ट्रेडिंग के अलग अलग दाव देखे, बीओटी, ब्रेकआउट जो अभी किसी में है नहीं, कुछ में आ चुका है। आपको पता होगा कुछ में बीओटी भी आ चुका है, निफ्टी में नहीं आया है। पर कोई मुझे 1-2 स्टॉक बता सकता है जिसमें बीओटी आ गया, या एक आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, ब्रिटानिया। हाँ, ब्रिटानिया में आ गया है। एक मिनट, ये ब्रिटानिया कंप्लीट इधर से बीओटी है। तो अभी तो ये टारगेट पे तो इसको आना है, और इससे भी दूर हमारा तो यही टारगेट की हम वेट कर रहे हैं, राइट। तो निफ्टी देखो, जब तक निफ्टी मंथली आई लगाएगा, ये अपनी ये छोटे टारगेट तक आ जाएगा। सो इट्स क्लियर एब्सोल्युटली, ब्रिटानिया मतलब कि कंजप्शन जो सेक्टर है, देखो कंजप्शन इंडाइसिस ये ऑलरेडी बीओटी दे चुका है, तो ये तो सब धमाकेदार है। और कोई स्टॉक अभी किसने कहे थे? प्रशांत जी ने मेरे को लगता है कुछ कहे थे। टिमलीज। अरे टिमलीज ने दे दिया, मेरे को ध्यान नहीं है। क्या बात है, मैंने वीकली देखा था, यानी मंथली भी हो गया होगा। अरे आ गया बीओटी, क्या बात है, ग्रेट। तो अभी हम ये तो उम्मीद करेंगे इतना टारगेट तो 4400 बराबर ना। और गोदरेज कंज्यूमर ने पिछले महीने ही दे दिया, राइट। मतलब बहुत अच्छी बात है। चलो टिमलीज का ये पता चल गया। और कुछ ये चैट बॉक्स में आप लोगों ने लिखा है ना, अरे यार लाइन लगा। जनरल इंश्योरेंस भी देख लीजिए था, आईसीआईसीआई कंफर्म होगा। ओके, देखो आईसीआईसी का भी बाकी है, अभी कंफर्म होगा सर। हाँ, पर अभी ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 2 दिन बाकी है और काफी रेंज है। और दूसरा क्या प्रशांत जी, लाइफ और जनरल, ये दोनों के रिजल्ट पसंद नहीं आए मेरे को। हाँ सर, तो रिजल्ट बहुत वाया तो बहुत बढ़िया है। हाँ देखो, यस ग्रोथ अच्छा आया, सेल्स ग्रोथ, पर प्रॉफिट जो हम उम्मीद करते थे ना वैसे नहीं आया। राइट सर, राइट। मजा नहीं आई प्रॉफिट में। तो हमने अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करना था,
1%, 1% अभी हमने किया प्रॉफिट बुकिंग मंथली आई पे, तो वो किधर करना, तो हमने HDFC लाइफ में थोड़ा 1% प्रॉफिट बुकिंग किया। 1% मतलब 100 है तो खाली 1, 1000 है तो 10, राइट। तो सर पर मुझे क्वेश्चन है ना कि सर सेकंड बीओटी जो है ना वो ज्यादा कंफर्म रहता है सर, जो सेकंड वेव। हाँ वो तो है ही ना, सेकंड ही ज्यादा कंफर्म रहती है। देखो वैसे देखा जाए तो पहली वेव तो नॉर्मल वो एक बार टूटा है, दूसरी बार टूटेगा तभी डब्ल्यू बनेगा ना, तो फर्स्ट पे तो कभी भरोसा नहीं रखने का वैसे। क्योंकि सर एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि लास्ट ईयर जो 2021 में हम लोगों ने देखा, हाँ देखो एक आप इसका कह रहे थे रिकवरी बड़ी फास्ट थी, तो सेकंड बीओटी का अवसर ही नहीं मिला सर। बराबर है, पर ऐसा नहीं था, टाइम मिल रहा है प्रशांत जी। हाँ सर, आपको शार्प रिकवरी, शार्प टूटा था, मतलब तब ज्यादातर चीजें देखो ऐसी टूटी थी, ऐसे एबीसी बने थे, राइट सर, उस समय कोविड में, बराबर ना। अभी देखो ये पीआई की अपन जैसे लास्ट मंथ ही बात कर रहे थे जब हाँ अपना महीना शुरू हुआ तब, राइट सर, मतलब कॉन्फिडेंटली बीओटी, ये पहला बीओटी था, ये उसका फर्स्ट टाइम इसने बीओटी दिया, सेकंड टाइम, मतलब ये क्लियर है कि अपना टारगेट यहाँ आना है अभी, यहाँ वाला, और इट विल आउट परफॉर्म द निफ्टी। तो ये सब चीज को ध्यान में रखे सारे लोग, मैं कह रहा हूं बीओटी वाले जो स्टॉक है वहां पे वेटेज बढ़ाए, वहां पे वेटेज बढ़ाए, क्योंकि वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलेगा। वो शेयर जिसने अभी भी बीओटी नहीं दिया है वो लैगर है, लैगर, राइट। मैं मानता हूं अभी निफ्टी ने ही नहीं दिया है, पर देखो कुछ स्टॉक ने तो दे दिया बीओटी, तो वो सब तो मस्त चलेंगे। जो निफ्टी के साथ देंगे वो निफ्टी के साथ चलेंगे, और जो निफ्टी के बाद देंगे वो लैगर, वो भी चलेंगे पर वो टूटेंगे पहले। तो वेटेज बढ़ाने का किधर ज्यादा, ऐसे स्टॉक, राइट, क्योंकि आपको तुरंत यहां पे प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलेगा, राइट। सर हाँ कहिए कहिए करण जी। तो ये एक बार बीओटी होने के बाद में हमें कौन से टाइम पर जमा परचेज करना चाहिए, बाय करना चाहिए? एनी टाइम जब आपको पता चला बीओटी आ गया है, जितना बीओटी के नजदीक उतना बेहतर, राइट। जैसे जब ये महीने का हाई खुदा था पीआई यहाँ पे, तो ये अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद देखो टूटा, तो ये ट्रेडर रिमोर्स है। देखो मैं यहाँ पे बताता हूं, यहां से बीओटी आया, इसने थोड़ा रैली किया, फिर ये नीचे आया, पर आपका जो ये लेवल है उसके नीचे कहीं ये क्लोज नहीं हुआ है, बाइंग आ गया उसको यहां से, तो ये डिमांडिंग लेवल हुआ। कौन सा लेवल हुआ? डिमांडिंग लेवल, डिमांडिंग लेवल, और ये बाइंग आया, और ये उसका सेकंड टाइम बीओटी बना है, बराबर ना। जब बीओटी बने तो ऐसे कोई परफेक्ट लेवल पे मत जाओ, जितना नजदीक लेंगे लोअर लेवल पे उतना अच्छा है, आपको ये गैप बड़ी मिलेगी। जितना लेट लेंगे उतनी गैप आपकी श्रिंक हो जाएगी, बराबर, ठीक है। अच्छा, और एक्टिव कम रहने का सब लोगों को ये प्रयास करो कि ज्यादातर हम लोग फॉल में एक्टिव रहे, क्योंकि फॉल में ये ट्रैक करना रहेगा बीओटी और ये सब। एक बार रैली आ गया ना, फिर आप एक्टिव मत रहो, कोई टेंशन नहीं, बराबर। हाँ, और कुछ तो ये जैसे सर, जैसे है ना बीओटी एक बार होने के बाद में जैसे डेली कैंडल पे हम लेते हैं और उसके बाद में उसी महीने में वो वापस नीचे भी आ जाता है, तो भी पॉजिटिव ही गिनेंगे उसको कैसे? देखो ये भी नीचे ही आया है ना बीओटी के बाद। नहीं, उसी सेम मंथ में रिटर्न आ गया, तो सेम मंथ में अगर क्लोजिंग नहीं देता है तो चिंता की बात है। हमें क्लोजिंग से मतलब है, मंथली क्लोजिंग प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर देना चाहिए, जैसा इसने हमें क्लियरली दे दिया था। हाँ जी, है ना। अभी परीक्षा की घड़ी है, 2 ही दिन बाकी है। देखो जैसे ये जुबिलेंट फूड है, इसने ऑलरेडी मंथली हाई बना दिया है, राइट। पर क्या क्लोजिंग दिया है? अभी नहीं दिया, अभी उसके ऊपर नहीं है, तो अभी इसके पास 2 दिन है प्रूव करने के। अगर ये मंथली हाई के ऊपर रहा तो हम इसका सीधा यहाँ पे जो हमारा मिसिंग टारगेट है वो बिक करेंगे, राइट। यहां नहीं तो कम से कम इधर तक तो शुरुआत में आना ही चाहिए, ठीक है, हाईएस्ट। तो हमें ना पूरा मंथली क्लोजिंग तक वेट करना बेटर रहेगा। हाँ, मंथली क्लोजिंग तक वेट करे वो अच्छा है, राइट। ओके। और एक सर कि किसने क्या किया है, इसने क्लोज दे दिया,
कितने समय से हम मंथली क्लोजिंग नहीं देख रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 महीना हाई लगा दिया है और आज उसने क्लोजिंग भी दे दिया। हाँ जी। तो देखो 9 महीने से नहीं था और फंडामेंटली भी कितना सपोर्टिंग है। 9 क्वार्टर से क्रेडिट ग्रोथ नहीं था, इसी क्वार्टर 14% का क्रेडिट ग्रोथ आया ओवरऑल बैंकिंग, और आपका HDFC ने मंथली आई दे दिया। तो अभी ये किधर जाएगा? अपने टारगेट पर। हाँ, ये अपना टारगेट। ठीक सर, और एक चीज पूछना है, जैसे कंज्यूमेबल ड्यूरेबल अंडर परफॉर्मेंस है और उसी में अल्ट्राटेक आता है, श्री सीमेंट आता है, पीडीलाइट आता है, तो हमें कैसे देखना चाहिए? देखो, ये आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल, राइट, ये आपका ब्रेकआउट का लेवल था और ब्रेकआउट के बाद ये बढ़िया चला, फिर करेक्शन आया है, पर इसको हम अंडर परफॉर्मर नहीं कह सकते करण राज। नहीं, अभी हो गया। देखो, मंथली हाई के ऊपर ही नहीं बल्कि ऊपर क्लोज भी है अभी तक। हाँ जी, है ना, राइट है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में 2-3 दिन पहले नहीं रहा, तो ओके, बराबर, ठीक, या थैंक यू। पारस भाई क्या कह रहे? यस पारस पटेल, आपने हैंड रेज किया हुआ है। JSW स्टील में अभी जो ये बैंड ऑफ ट्रेंड है, ये भी फर्स्ट बैंड ऑफ ट्रेंड है, तो इस पे कितना हम ट्रस्ट कर सकते हैं? रिपीट करो ना पारस भाई, आवाज नहीं आई। स्टील में अभी BOT बना है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में कह रहे हो आप? नहीं, JSW स्टील की बात कर रहा हूं। अच्छा, JSW स्टील एकदम क्लियर है पारस भाई, है ना, बढ़िया। देखो, बाइंग की जगह थी और यहीं पे BOT बना है। मैं उम्मीद करूंगा ये टारगेट, राइट। अभी क्या होगा पता है? अगर बाजार ट्रैप होता है मंथली आई खुदा के 80% लेवल पे, तो ये इधर तक ही रैली करेगा इतना। बाजार ब्रेकआउट देता है तो ये भी 1100, समझे ना, को रिलेट करने का एक दूसरे के साथ, राइट, या ओके। और जय किशन जी, कहिए जय किशन जी। सर, ICICI बैंक ने 3 महीने पहले मंथली हाई में क्लोजिंग दिया था, तो क्या ICICI बैंक स्ट्रॉन्गर है HDFC बैंक से? या देखो, नियर टर्म में हम ये कह सकते हैं। क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि बरसों से ICICI बैंक का अंडर परफॉर्मेंस रहा है, मतलब बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस था, तो इनके वैल्यू बहुत ही लो है, बहुत ही लोअर वैल्यूएशन पे है। और अभी नियर टर्म में ICICI बैंक सुधरा है, तो इसलिए आपको नियर टर्म में परफॉर्म कर रहा है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि लॉन्ग टर्म ICICI बैंक HDFC बैंक से अच्छा है, राइट। अभी देखो, गवर्नमेंट बैंक सब अंडर वैल्यूड है, बराबर ना, और ये साल सब गवर्नमेंट बैंक प्रॉफिट किया उन्होंने पहली बार, तो अंडर वैल्यूएशन है। हम रैली भी अच्छी देखेंगे, पर परमानेंट रैली किसकी होगी? प्राइवेट बैंक, बराबर ना। गवर्नमेंट बैंक में वही उछाल कूद आता रहेगा, वही हम इधर एक्सपेक्ट करेंगे, बराबर है। सर, एक और क्वेश्चन है ग्लैंड फार्मा का। ग्लैंड फार्मा का रिजल्ट बहुत खराब आए हैं, 35% सेल्स डाउन, 25% प्रॉफिट डाउन। 35% सेल्स डाउन, अच्छा, और 25% प्रॉफिट डाउन। तो इसमें मेरे को 25% जय किशन जी प्रॉफिट डाउन चलेगा, बराबर, ये सुधर सकता है अगर सेल्स सुधरे हुए, पर 35% सेल्स डाउन, तो कुछ उन्होंने लिखा है क्यों ऐसा हुआ? 2 रीजन उन्होंने लिखे हैं। एक तो कोविड की वजह से जो इंजेक्शन उनके बिक रहे थे वो कम हो गए बिकना, और दूसरा उनके प्रोडक्शन लाइन में वो लोग चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए इंसुलिन की जो इंजेक्टेबल्स बना रहे थे वो टेम्परेरी बंद है, क्योंकि वो लोग डबल कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी। तो वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर से वो सुधर जाएगा। ओके, तो अगर वो कह रहे सुधर जाएगा तो हम उम्मीद रख सकते हैं जय किशन जी, बराबर ना। पर फिर भी देखो, ग्लैंड फार्मा का अपने को मैनेजमेंट का क्या कह सकते हैं, ट्रैकिंग नहीं है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं कि नहीं। अगर उन्होंने कहा है सुधरेगा, अभी हम उम्मीद रखें, लेकिन 35% बहुत ज्यादा खराब, तो फिर ये मेरे को लगता है ये 100% तक आ जाएगा रिट्रेसमेंट। तो हाँ, ये पूछना था कि इसको यहाँ पे देना चाहिए कि रुकना चाहिए अभी? नहीं, देखो, सेल्स ग्रोथ में गड़बड़ है ना, तो अगर अपने पास नहीं है ग्लैंड फार्मा तो दूर ही रहो। इतना बड़ा फॉल सर है, और ऊपर के लेवल में लिया हुआ है।
अच्छा, अगर ऊपर लिए हुए है तो एक बार क्या करो, 100% पे थोड़े ऐड करो, थोड़े, राइट, और फिर क्वार्टर की वेट करो। उन्होंने बोला है क्वार्टरली हम सुधरेंगे, इंप्रूवमेंट आता है। बाकी इतना बड़ा बुराई ये अच्छी चीज नहीं है। मेरे को लगता है इतना बुरा तो किसी का हाल नहीं हुआ है ना फार्मा में। नहीं, ये डिविस का क्या हाल है? मैंने देखा नहीं है डिविस बहुत टाइम से। बीओटी आ गया है सर। अरे क्या बात है, कितने समय बाद बीओटी आया। देखो यहाँ पे प्रयास कर रहा था, नहीं आया, अभी बीओटी आया तो चलो अच्छी बात है, गुड, राइट। पर ग्लैंड में मुश्किलें लग रही है। जय किशन जी बहुत बड़ा स्टेक न रखे, थोड़ा ही ऐड करे 100% पे, क्योंकि हम यहाँ से थोड़ा बाउंस उम्मीद करेंगे, कम से कम बाउंस में निकलेंगे तो भी कुछ होगा, बराबर? या थैंक यू सर। ओके, और टेस्ला ने दे दिया है ना मंथली, टेस्ला ने भी मंथली वो दे दिया है। हाँ, तो मेरा ध्यान था। नैस्डैक अभी तक पास में भी नहीं है, वो दे दिया ऑलरेडी। हाँ, नैस्डैक का हाल अभी भी ऐसा नहीं है, पर उसने दे दिया, राइट, ग्रेट। और या करण जी कहिए। सर ये जैसे अभी जेएसडब्ल्यू बीओटी दिया है, लेकिन मेटल ने तो नहीं दिया है, तो अभी पॉजिटिव लेना चाहिए जेएसडब्ल्यू को। देखो मेन इंडेक्स मेटल इंडेक्स, बराबर है। अभी मेटल इंडाइसिस आपका निफ्टी मेटल अभी इसने नहीं दिया है, जेएसडब्ल्यू ने दे दिया है, तो जेएसडब्ल्यू स्टिल अभी अच्छा रिकवर करेगा, राइट। पर उसको तकलीफ किधर पड़ेगी पता है? जैसे ये मंथली आई के करीब आएगा उसकी भी हवा निकल जाएगी। अच्छा, इतना तय है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जेएसडब्ल्यू मेटल को तो आउट परफॉर्म ही करने वाला है। ओके, बराबर ना, मतलब मेटल में जेएसडब्ल्यू है तो कोई चिंता नहीं है, हम बोलते हैं ना नेचुरल है। ओके, राइट, मेटल बुरा पर जेएसडब्ल्यू अच्छा, ऐसा तो नहीं। हमें जब बाय कब करना चाहिए? जब अपना इंडेक्स बीओटी देगा उसके बाद भी जेएसडब्ल्यू। देखो इंडेक्स बीओटी देगा ना, वो तो आपके लिए 100% कंफर्मेशन, राइट। पर अपने पास जेएसडब्ल्यू जैसे अगर हम लोग इकट्ठा करते ही है, जरूर ऐड कर सकते हैं ये लेवल पे, बीओटी दे दिया है तो, बराबर, ठीक है, कंट्रोल में रह के, लेकिन बराबर ना, क्योंकि एक नेगेटिव पॉइंट भी है, इंडेक्स ने नहीं दिया है। अच्छा, ठीक, ऐसा ना हो कि मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी कर दूं ऐड, बराबर। ओके, ठीक, ओके। तो सी बीओटी अगर आप सबने देखे तो ये वो समय आया है जो समय बार बार नहीं मिलता है। अब ये बीओटी वाला महीना मुझे बताओ कितने समय में आपको मौका होता है ऐसा? 3-4 साल में एक आध बार आता है कि नहीं ऐसा टाइम? अब वो टाइम पे अगर हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे, ये बातें नहीं करेंगे तो क्या काम? तो रोज ट्रेडिंग, वो टाइम पे जागना है जब सही में जागने की जरूरत। दिस इज द राइट टाइम टू ट्रैक। ये समय है, बीओटी का लिस्ट बना दो, इंडेक्स का लिस्ट बनाओ, किसने आउट परफॉर्म किया। जो आउट परफॉर्म इंडेक्स कर रहे हैं ना, अपना वेटेज होना चाहिए उधर इंडेक्स में। मैं कह रहा हूं जो इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहे वेटेज रखो वहां पे, और जल्दी प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है वहां पे, क्योंकि निफ्टी को वो आउट परफॉर्म करेंगे। ऑलराइट, तो हमने पोजिशनल ट्रेडिंग, हमने निफ्टी देखा दोस्तों। ऐसे ही जैसे यहाँ पे डब्ल्यू स्टिल मैं अब नेगेटिव ये इंडेक्स ने अभी तक हमें ब्रेकआउट नहीं किया हुआ है, राइट, बट स्टिल इसको बाइंग किधर से आया? वही जगह से आया जो आपका लॉन्ग टर्म लेवल है ना। हाँ जी। अब ये परमानेंट है कि नहीं है वो नहीं पता है अभी। दिख रहा है आपको हमसे, और चल कैसे रहा है? टीबी पेशेंट की तरह, अच्छा नहीं है, राइट। इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी लूं, मैं उम्मीद कर सकता हूं जैसे इंप्रूवमेंट आएंगे। अगर मेटल में किसी को चलना है तो जेएसडब्ल्यू को सबसे पहले चलना। आप में से जो लोग ट्रेडर है, जो लोग डेली ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, ये अपना इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर यहाँ पे बाइंग आया है, हमें ये 2-3 दिनों में अच्छे मौके दे सकता है कि नहीं? तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज ट्रेडर ले सकते हैं। देखो ऐसा दूसरा मौका इधर है, ये पहली बार आपकी 50 मेमा को क्रॉस किया है इसने। कितने समय बाद बताओ? मैं बहुत बार लिखता हूं ना कि ये सर ने इतने टाइम बाद क्रॉस किया। देखो
यहां से मैं गिनूंगा इधर तक, आफ्टर 59 ट्रेडिंग डेज यू आर जेयर, चाहता हूं 3-4 दिन में निकलना चाहता हूं, सेफ है, मेरे को पता है राइट कि एवरेज के ऊपर निकला है, एवरेज के नीचे आएगा तो ही नेगेटिव होना है, तो मैं अपसाइड कितना उम्मीद करूंगा? यस एनीबॉडी? कौन बताएंगे? 600 बार। 600 बार बराबर है, 600 बार और ये 620 624 तो मतलब अगर मैं ट्रेडिंग के लिए लेता हूं, मेरे को पता है कि चलो नीचे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस इधर है, आपको टारगेट भी मिल गया, स्टॉप लॉस भी मिल गया, मिला कि नहीं? अब ये दूसरे मेटल से अच्छा है राइट। यहाँ पे जैसे अभी हमने HDFC बैंक देखा, मेरे को एक HDFC बैंक की चीज आज एक पसंद आई, नियर टर्म चार्ट की बात कर रहा हूं, बोलो क्या इसकी पॉजिटिवनेस है आज? यस एनीबॉडी? बुलिश एंगल्फिंग नहीं, बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, सपोर्ट से बुलिश है। देखो 100 EDMA के ऊपर है, कल की प्रीवियस कैंडल के ऊपर है, तो मस्त काम हो गया। अभी ये सब आपको पता है, ये BTST देने वाले कितने बजे BTST देते हैं? टीवी में देखे आप लोगों ने? इनका टाइमिंग क्या होता है BTST देने का? 3:15। हाँ, ताकि उनको पता है कि अभी 15 मिनट में होगा क्या। मान लो नीचे क्लोज दिया तो स्टॉप लॉस आ जाएगा, पर ऐसा कम बार होगा। तो यहाँ पे जब ऐसे मौके हो हम कैश कर सकते हैं, अपने को पता है टारगेट कितना रखने का, बोलो हेलो इतना ही 1420। अभी आप इसमें बोलोगे नहीं R3 इधर तक आता है, वो उम्मीद ही मत करो, क्योंकि इसका ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है राइट। तो ऐसे जब आप अलग अलग शेयर देखोगे, आपको क्या है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, पर आप रोज ठेला लेके बैठो आज तो मैं ट्रेडिंग करके रहूंगा, नहीं मजा आएगा। ओनली सर्च फॉर अपॉर्चुनिटीज जो आपको कुछ ही दिन मिलेगी, जिस दिन मिले यू कैन कैश अपॉर्चुनिटी, नहीं मिले कोई बात नहीं, कभी कभी बाय बाय बोलने में ज्यादा होशियारी, बराबर कि नहीं? ट्रेड करने में इतनी होशियारी नहीं है रोज जितनी कभी कभी गुड बाय बोलने में। सो अ गुड ट्रेडर नो हवा कौन सी तरफ है, ये हवा कौन सी तरफ है, HDFC बैंक की ऊपर की तरफ है राइट। तो अच्छा ट्रेडर क्या जानता है, हवा ऊपर की तरफ है, ले लो फायदा। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं यहाँ पे, जैसे ये है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज राइट, ओके दिस इज ब्रिटानिया। अब इसका ब्रिटानिया का ये जो कैंडल बनी थी, ये कैसी बनी थी? बुलिश एंगल पे, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर राइट। गोल्डन क्रॉस ओवर इसलिए क्योंकि इसको कोई अड़चन ही नहीं है, अभी ये सब एवरेज के ऊपर निकल गया, निकला कि नहीं? ये सारी एवरेज के ऊपर निकल गया। तो मेरे को एक जन ने बताया, पीयूष भाई यार गलती हो गया मेरे को कि मेरे को खाली 3 ब्रिटानिया लेने थे और गलती से वहां पे 30 ब्रिटानिया आ गए। कितने आ गए? 3 के बदले 30। तो अभी तो मैं फंस गया हूं यार, क्या करूं? चार्ट एकदम क्लियर था, उस समय निफ्टी का हाल बुरा था राइट, ब्रिटानिया का हाल क्लियर था, अपना निफ्टी टारगेट के करीब आ गया था 15,182, तो उम्मीद कर रहे थे निफ्टी बाउंस दे, ब्रिटानिया तो ऑलरेडी मस्त हो रहा है। ये देख के अगर हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं ना कि कम से कम 3-4 दिन में तुमको अच्छा मौका मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। देखो कभी कभी क्या होता है पता है, आपके पास 30 आ गए गलती से, अब दूसरे दिन बेच दो 30, ऑक्शन भी आ सकता है कि नहीं? हो सकता है कि आपने जो लिया वो डिलीवरी ही नहीं आई है। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है शेयर डिलीवर होने के बाद ही बेचने का राइट, बट स्टिल यार BTST करना है कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन में देखने के बाद मैं निकाल दूंगा बाकी के 27। वो ब्रिटानिया था तो कर सकते थे, पर मान लो कोई और शेयर में ऐसा होता तो क्या ये कर सकते हैं? तो ये अंडरस्टैंडिंग क्यों आई? ड्यू टू दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब वो गलती से अपॉर्चुनिटी बन गई, बराबर है। तो कैश कर सकते हैं मौके, ऐसे मौके आप लोग जो देखते हो टीवी में लोग इंट्राडे कॉल देते हैं, वो इंट्राडे कॉल ऐसे शेयर में देंगे ब्रिटानिया में, वो कहेंगे आज बाय करो कल ये टारगेट आएगा। टारगेट क्या होगा?
इसी ब्रिटानिया का R1, R2, R3 इनका टारगेट, क्योंकि आपका पूरा हाईवे क्लियर है। चलो कभी ये हो सकता है कि टारगेट नहीं आया, पर ऐसे शेयर के स्टॉप लॉसेस नहीं आते, मतलब सब एवरेज के ऊपर है, ऐसा नहीं होगा धड़ाम से सारी एवरेज के नीचे, ऐसा मुश्किल से होता है, बराबर। तो आप जनरली ट्रैक करो, जो भी ट्रेडिंग कॉल होते हैं वो कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे होते हैं, उनके टारगेट जो होते हैं वो हाई क्लियर होते हैं, कुछ अड़चन नहीं होती तो ट्रेडिंग कॉल बन जाते हैं, राइट। स्टिल फोकस ऑन योर वेल्थ, वेल्थ के साथ अगर आप करो ट्रेडिंग तो बिल्कुल ध्यान से शांति से करो, अपॉर्चुनिटी ना मिले मत करो। मेरे को लगता है कुछ समय पहले सौरभ भाई ने ग्रुप में डाला था कि पीयूष भाई पोजिशनल ट्रेडिंग अपडेट नहीं कर रहे, क्यों करने का जब हर महीना लोअर लो बना रहा है, राइट। हम कोई ट्रेडर तो है नहीं, मिलने दो मौका, मारेंगे चौका। देखो बीओटी आया, हो गया काम अपना, अभी लगाओ ना 6 मौके, गॉट इट। सो क्या कहते हो दोस्त, होगा कि नहीं बढ़िया एकदम, राइट। मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि प्रोडक्ट को समझे, ये बिल्कुल ना समझे कि मेरे को ट्रेडिंग नहीं आता है तो मैं बहुत बड़ी चीज मिस कर रहा हूं, एब्सोल्युटली नहीं। जो मलाई वाला काम है ना वो आपने पहले सीखा है, जो 90% इन्वेस्टर नहीं सीखने वाले, वो मलाई वाला काम क्या है, वेल्थ। कुछ करो नहीं करो शेयर दौड़ेंगे, पत्ते प्रॉपर डालो, वेटेज मेंटेन करते जाओ, एवरीथिंग इज वेल्थ। वेल्थ वाला काम, ट्रेडिंग वाला जो काम है जहां पे पूरी दुनिया लगी हुई होती है, एक्सचेंज भी प्रमोट करेगा, क्यों प्रमोट करेगा, उनको टर्नओवर उधर से आता है, ब्रोकर्स भी करेंगे क्योंकि ये टर्नओवर वाली गेम है, पर वो हमारे लिए जरूरी नहीं है अच्छी है, राइट। जस्ट whenever you find opportunity you can work on it but not daily. Great. Yeah. तो अभी देखो, अभी ऐसा नहीं है कि रोज मिलना है, ये प्रो टॉपिक के लिए अपना मेन टॉपिक तो वो वेल्थ है, तो उसके लिए मिलते जाएंगे। और या अमरनाथ जिन्हें हैंड्रेस किया और उनको कुछ बात भी करनी थी सब लोगों से, बोलो अमरनाथ भाई, हम मीटिंग खत्म करें उससे पहले आपसे बात कर लेते, कहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वो बुलिश कैंडल का मैंने पूरा फाइल फिर से बनाया है, लॉन्ग टर्म वाला। हाँ ओके। और शेयर भी किया है मैंने आपको, मेरे को शेयर किया हुआ है। हाँ, प्रॉफिट फ्रॉम इट 1 पे शेयर किया है, अभी इवनिंग में 7:30 बजे किया है। अच्छा, एक ही मिनट आप देख लेते, क्यों नया क्यों बनाया, लेकिन वापस इतनी मेहनत। नहीं सर, बोनस स्प्लिट हुआ है ना। अच्छा, तो वो तो पर कुछ ही में होगा ऐसा। हाँ हाँ, है ना, और थोड़ा कुछ समझना था। हाँ हाँ, ये वाला पोजिशनल ट्रेडिंग स्टॉक चार्ट। हाँ हाँ, चलो ना ब्रो। ओके, क्या बात है, एकदम बढ़िया बनाया है ना, ग्रेट। बोलो अमरनाथ भाई। सर इसमें जो है ना, मैंने यहाँ पे जो पहले तो ट्रेंड है, अभी ट्रेंड मैंने फिक्स नहीं किया है। ओके। यहाँ पे मैं सोचता हूँ ट्रेंड जैसे रिजल्ट आते हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो सेल्स के हिसाब से दूं ना, कि सेल्स अगर बढ़ा है तो पॉजिटिव ट्रेंड है। नहीं, पर सेल्स बढ़ा है प्रॉफिट घटा है तो भी ट्रेंड नेगेटिव हो जाती है ना, बरोबर। जो भी हमने हेवल्स में देखा। ओके। और यहाँ पे 2021 का जो है, जो आवाज आ रही है सर? आ रही है ना, एकदम क्लियर आवाज आ रही है। उसमें ये बुलिश एंगल फिन मतलब यस दिया है, जैसे इन्फोसिस है। क्लिक करिए सर इन्फोसिस की लिंक पे। पर देखो अमरनाथ भाई, बुलिश एंगल्फिंग है और बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, तो बुलिश एंगल्फिंग नहीं है इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो चलेगा नहीं। इतना है कि बुलिश एंगल्फिंग नहीं है तो आप टारगेट नहीं गिन पाओगे, क्लियर। बरोबर। बुलिश एंगल्फिंग है तो आपको टारगेट गिनने को मिलते हैं। नहीं, इससे फायदे बहुत सारे हुए हैं सर, इसलिए मैं बताए क्लिक करिए। मैं खाली आपको थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ कि जिसमें नहीं बना उसको नेगेटिव मत लेना, बराबर। चलो, ये इन्फोसिस ओपन किया मैंने। नीचे जाने दीजिए ना। ये मैंने और प्राइस CAGR और एक्स टाइम अपग्रेड किया है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर करिए। ओके, ये अपडेट किया। हाँ, एक ये अपडेट किया है। बहुत अच्छा। अभी 2020 में ये बुलिश एंगल फिन हुआ था सर, देखिए ना, राइट।
ये वाला बराबर है, बिल्कुल सही बात है आपकी, हुआ था। और अभी मेन स्क्रीन पे आ जाइए। कौन सी? अपनी मेन स्क्रीन, फर्स्ट वाली। ओके। अभी इसके बाजू में जो है बुलिश एंगलफिन 23rd मतलब 2023। ओके। तो ये पहले इसका इन्फोसिस का सर कर लेते हैं। हाँ। उसके बाजू में देखिए ना इन रडार मतलब क्या, अगर जैसे 2021 का जो है वो मैंने ये किया है, ट्रांसपोज किया है R1S1 ये। तो वो क्या है कि एग्जैक्ट 1400 पे आके ये स्टॉक ऊपर चला गया, S1 पे आया था और ऊपर चला गया था। राइट। और जो लास्ट मीटिंग में आपने बताया था ना कि लास्ट ईयर के लो से नीचे जाता है। हाँ। तो हो सकता है कि वो 1-2 साल नीचे रहे। बराबर है, ऐसा TCS में अपनी बात हुई थी 2800 के नीचे आएगा, लेकिन वो 2800 पे नहीं आया, लेकिन 2900 से वापिस ऊपर चला गया। बराबर है, राइट। तो यहाँ पे मैंने लास्ट ईयर लो भी लगाया है, साइड में करिए ना सर, इसमें रडार के बाजू में ये है। हाँ, तो अगर लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे ब्रेक लिखा आ जाएगा। अच्छा, इसमें ब्रेक किया है? हाँ सर, देखिए ना। अच्छा, ऑपरेट होगा, फॉर्मूला से ही कर दिया है पूरा। बराबर, राइट। और ब्रेक नहीं किया है तो एंजॉय लिखा हुआ है। ओके, बजाज फाइनेंस, डीमार्ट। ओके। और ये पाइवट पॉइंट के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे इन रडार में आ जाएगा ग्रीन कलर में कि पाइवट लेवल से ये स्टॉक अभी नीचे गया है, तो उसको हम ध्यान रख सकते हैं। ग्रेट। देखो, ये बहुत ही बढ़िया काम लगेगा। जैसे अगर आपका पाइवट पॉइंट के नीचे आया ना, तभी अपने को एक्टिव होना है। जनरली शेयर लॉन्ग टर्म में जब पाइवट पे आते हैं, मतलब दिनों की 23-25% टूटी गया है, बराबर ना। 23-25% टूटेगा नहीं तब तक पाइवट पे आने वाला नहीं है। तो पाइवट पे आया मतलब आपका काम चालू हो गया है, इकट्ठा करना चालू। और इसमें सर दूसरा ये सीखने को मिला कि मोस्टली मतलब जो हाई क्वालिटी के स्टॉक है ना, वो S1 को टच करके निकल जाते हैं। जैसे एशियन पेंट था, फिर जुबलेंट फूड था, PI इंडस्ट्री था, वो S1 पे आए और वापिस वहां से टच होके निकल गए। बराबर है। तो इसमें क्या है कि अगर हम GTT ऑर्डर रखते हैं तो भी अच्छा बेनिफिट मिलता है। बराबर, राइट, मिल सकता है। बराबर बात है आपकी, राइट। तो मतलब लो बिल्कुल ना सोचे, पर S1 एक अच्छी जगह है, राइट ना। नहीं, S1 से नीचे जाता ही नहीं अर्ली कैंडल में जो है। बराबर है, S1 से नीचे वही कह रहा हूँ, लो मत सोचो, लो तो तोड़ने से रहे, पर S1 एक अच्छी जगह है। और इनफैक्ट पाइवट भी अच्छी जगह है। पाइवट पे आते हैं मतलब कम से कम सप्ताह तो हो ही है। बरोबर। और क्या है, कुछ समय तक कंटिन्यू अमरनाथ भाई जब वो हाई पे हाई लगाता है, मतलब मान लो 6-7 साल की तेजी चली, कोई सलाह सकता है कि चलो वो लो लगा के नीचे आ जाए, बराबर ना। पर फिर वो आपके लिए इंडिकेटर भी हो गया, चलो 2-3 साल करेक्शन के है इसके, राइट। और जो लालपत के हुए ITC पे क्लिक करिए सर। ITC, ओके। उसके चार्ट पे जाइए। अभी ये 2023 में शायद ये बुलिश एंगलफिन बनाएगा, ऐसा अभी से लग रहा है सर, राइट है अमरनाथ भाई? हाँ सर। कितने समय बाद इसने हाई के ऊपर क्लोज दिया? 4 साल बाद। बरोबर। 1, 2, 3, 4, 5, 5वां साल है। बहुत ही बढ़िया ये आपने चार्ट बनाया है, और अभी से ये क्लियर लगता है कि ये क्लोजिंग ये हाई के ऊपर रहने वाला, बरोबर है ना। मतलब जो इन्वर्टेड हैमर बनी थी। देखो, 2 कारण है। एक, हम लोग पहले से बुलिश है, क्यों? उसने लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट तो लगा ही दिया है, बरोबर। तो फटना तो वैसे भी है, बराबर ना। तो यहाँ पे अगर बुलिश एंगलफिन बनी तो ऐसे स्टॉक पे आप ज्यादा बुलिश रह सकते हो। क्यों? कि 5-1 साल के आराम के बाद पहला साल है, तो ये 4-5 साल तो चलेगा ना, बरोबर। तो आपको हर साल नया हाई मिलेगा। पर आप कोई ऐसे शेयर में आते हो जो 5 साल से हायर हाई लगा रहा है, बरोबर, उससे ज्यादा यहाँ पे मजा आ सकती है, राइट। ताली हो जाए अमरनाथ के लिए यार, क्या कमाल का काम किया है, वंडरफुल। और इसमें क्या है सर कि लास्ट ईयर के लोग को देखे ना तो डर कम लगता है,
प्रीवियस रोडेटा के अंदर प्रीवियस ईयर के लो को देखे ना, बराबर है, तो 80% स्टॉक जो है लास्ट ईयर के लो पे नहीं आते हैं। हाँ राइट। देखो क्या इसमें से इन्वर्टेड हैमर है ना, हाँ ये इन्वर्टेड हैमर के कि भी इसके लेवल क्या बनते, फिर देखो ये लो जो बना वो क्या बना, बरोबर, राइट सर। यहाँ पे इसने जैसे लो पहली बार ब्रेक किया आईटीसी ने, कौन से साल में, 2019। 2020 में नया लो तो लगना ही था, है ना। तो मतलब इसी प्रकार से अंडरस्टैंडिंग रखे, यहाँ पे आप नेगेटिव थे उतने ही यहाँ पे आप पॉजिटिव हो। वैसा ही सर इस बार पेज में भी हुआ है, ये पेज इंडस्ट्री भी शायद इस बार लाइफ टाइम हाई 50,000 पार हो जाएगा इस बार। ये क्लिक यार भी हजार पे लेते थे इसको, ये देखिए ये भी ऊपर है, राइट। अब ये तो ये आईटीसी देखो समझो, जैसे ये कितने साल नहीं चला, 1 और 2, बराबर। देखो यहाँ दोची बनी, फिर 2 साल करेक्शन के बाद ये कैंडल क्या बनी, बुलिश एंगल्फिन, बुलिश एंगल्फिन। तो इसने पिछले साल ही बोल दिया था कि मैं हाई के ऊपर क्लोज रहा हूं भैया, 2 साल आराम करने के बाद तो मेरे ये कैंडल के टारगेट अभी मेरे आएंगे, राइट, बराबर ना। बहुत अच्छा, ग्रेट, वंडरफुल। और कुछ सर इसमें सर अब चेंजेस करने जैसा है तो मैं कर दूं। चेंजेस सब मस्त किया, एकदम जोरदार। अगर इसी को ट्रैक करो ना, खाली ये ईयरली कैंडल, तो भी बॉडी काम लगेगी। नहीं सर, अभी इस करेक्शन में क्या है, बहुत ही फायदा हुआ, और क्या है कि डर लगता ही नहीं है बाई करने में। देखो हम लोग जनरली पहले ये ईयरली नहीं सिखाते, अगर मेरे को ईयरली सिखाना होता तो मैं 100% पहले ईयरली सिखाता, पर आपके पास क्या है ना कि हर जगह पे ईयरली चार्ट अवेलेबल नहीं, राइट। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं जैसे भविष्य में हम लोग अपने चार्ट बनाएंगे, तो उसमें हम ईयरली कैंडल रखेंगे, और हम ईयरली कैंडल पे ही बाद में सिखाने वाले हैं, राइट। अभी अपने जैसे अपन ये इन्वेस्टिंग के चार्ट इस्तेमाल करते हैं, वहां पे ईयरली नहीं है, तो मंथली सिखाना पड़ता है। बाकी मैं 100% ईयरली में ज्यादा करती हूँ, शांति वाला काम, राइट, राइट सर। या और या जय किशन जी लगता है कुछ इसमें पूछना चाहते हैं, क्या जय किशन जी? अमरनाथ जी ने ब्रिलियंट ये किया है, जोरदार। सर उसके ट्रेंड में एक चीज ऐड करना चाह रहा था। हाँ सर, लिख लीजिए तो मैं कर लूंगा। हाँ, मैं किसी से मिला, लाइक ही इज बेसिकली प्रोफेशनल ट्रेडर, और वो मेरे को बता रहा था कि प्रोफेशनल्स किस तरह से ट्रेड करते हैं। ओके, तो वो कह रहा था कि, एंड उसने मेरे को ऐसे चार्ट दिखाया, तो वो मेरे को बता रहा था कि ये पॉइंट से क्यों घूमा। ओके, और टेस्ला का उसने मेरे को लाइव एग्जांपल दिखाया, मार्केट लाइव चल रहा था, उसने एरो ड्रॉ कर दिया और कहा कि टेस्ला भी ऊपर जाएगा और यहाँ तक आएगा। ओके, और 15 मिनट में वहां तक आ गया। तो मैंने उससे पूछा, मेरे को बताओ कि कैसे किया आपने, तो वो बोला मैजिक है। तो मैंने कहा मैजिक के पीछे लॉजिक की है वो बताओ। ओके, तो उसने एक्सप्लेन किया कि जो प्रोफेशनल्स जो इन्वेस्ट करते हैं वो लोग अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, पर नॉर्मली चेंज नहीं करते हैं, तो वो ऑर्डर्स वहीं पर ही पड़े हुए रहते हैं। और अगर तुमको मालूम है वो जगह कहाँ पे वो ऑर्डर्स हैं, वहीं पर ही वो टच करके वो घूम जाएगा प्राइस, और वहीं से वो ऊपर जाता है। ओके, सो दिस वाज हिज एक्सप्लेनेशन। तो उसने कहा कि सिंपल चीज अगर तुमको करनी है कि तुमको ट्रेंड समझना है किस तरह से जा रहा है, तो 20 EMA और 50 EMA डालो अपने चार्ट में, और अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है, सर कोई भी चार्ट खोल लीजिए, हाँ 50 एंड 20 EMA, और अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है, माने 20 EMA 50 को क्रॉस करता है और कैंडल ग्रीन बनता है, तो लॉन्ग खेलो। और अगर नेगेटिव क्रॉसओवर होता है और रेड कैंडल बनता है, तो शॉर्ट खेलो। यस, एंड यू विल गेट टू नो द ट्रेंड
कि ऐसे। और देखो जय किशन जी, यहाँ पे जो ये चार्ट्स में देख रहा था, एटलीस्ट 15-20 चार्ट आके मैंने देखा, तो जैसे ये क्रॉसओवर्स होते हैं उसके बाद मैंने जो देखा कि ट्रेंड डाउनवर्ड ही था या ट्रेंड अपवर्ड ही था। तो अमरनाथ जी ने यहाँ पे वो ट्रेंड डाला है, अगर ये वाला क्रॉसओवर डाल देता है तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में सबको हेल्प करेगा कि एटलीस्ट उनको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और आप कंफर्म भी कर लो सर, आप एटलीस्ट 4-5 चार्ट्स देख लो किसी भी स्टॉक का, किसी भी इसका अभी, और कंफर्म कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। बराबर। देखो जय किशन जी, 20 EMA फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ये इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि देखो जो ट्रेडर है वो सब लोग 20 EMA ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई भी ट्रेडर से पूछो, वो लोग 20 EMA ही डालते हैं क्योंकि वो ट्रेडर है। अगर आप किसी ट्रेडर को बोलो 100 EMA तो उनको कभी दिखेगा नहीं। 200 EMA, मेमा, ये तो EMA की बात कर रहे हैं, हम तो मेमा बोलते हैं, मतलब 20 मेमा, 50 मेमा, 100 मेमा, क्योंकि हम वेल्थ में है, राइट। 20 मेमा 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर यूजिंग, पर हम नहीं यूज कर सकते, हम नहीं यूज करते क्योंकि देखो आपने देखा कि आपके शेयर 200 मेमा पे भी आ रहे कि नहीं आ रहे, तो भी 20 मेमा पे भी लेने लगे तो कल कोई कहेगा 10 मेमा। देखो ये सब, ये 50, 100, 200 ये सिर्फ नाम है। मैं ये नहीं कहता 200 मतलब एकदम परफेक्ट, 50 मतलब परफेक्ट, देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट, राइट। लेकिन आप इसको जब फंडामेंटल से जोड़ते हो आपको आइडिया मिलती है, गाइडेंस मिलता है, पर फिर भी 50 के नीचे ना जाओ तो अच्छा है। ये अलग बात है, चलो आपने कुछ में देखा कि 20 मेमा से घूम गया, राइट, पर फिर भी मैं वो करके रिकमेंड नहीं करूंगा। ओके। फिर सोचो ना जय किशन जी, वो 200 मेमा है तो अपना क्या होगा? 20 मेमा कितना जल्दी आ गया होगा। नहीं सर, ये सब ट्रेडिंग के लिए जस्ट टू नो द ट्रेंड, कि अगर मैंने जस्ट स्क्रीन में देखा एंड जस्ट टू नो द ट्रेंड। बोला ना जय किशन जी, कोई भी 2 मेमा जब घूमती है उसे क्रॉसओवर कहते हैं। अब मान लो आपने 50 और 100 मेमा देखी, जैसे फॉर एग्जांपल ये किसका चार्ट है? ब्रिटानिया। चलो मैंने यहाँ पे इसको मंथली पे कर दिया है। अब ये हर बार 50 मेमा से सपोर्ट लेता जा रहा है, राइट। इसने कभी 100 मेमा देखा नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्रॉसओवर कोई जगह पे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 50 मेमा पे इसने हमेशा काम किया है, राइट। पर आपके वो शेयर भी है जो 200 मेमा भी आ रहे हैं, तो वो केस में क्या होता है, जैसे यहां पे ज्यादातर जो आप शेयर काम करते हो ना जय किशन जी, वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है, तो उसमें जल्दी चांसेस नहीं होते कि वो आपके बहुत नीचे आए, है ना। जैसे अल्ट्राटेक 50 मेमा पे बार बार सपोर्ट ले रहा। मान लो आपने इसमें 20 मेमा डाले तो कितना इधर ही आ जाएगा। एक बार से डाल दीजिए 20 मेमा। देखो मैं डाल देता हूं, लेकिन मैं आपको कहूं कि मैंने करीबन 10 साल 20 मेमा पे काम किया है, इसलिए मैं आप लोगों को मना कर रहा हूं। ओके। ओके, चलो ये 20 इज 20 मेमा। एटलीस्ट इससे मालूम पड़ रहा है कि इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ है। अल्ट्राटेक है, एक मिनट, इसको थोड़ा मैं लाइन को, हाँ राइट। अब अगर मैं 20 मेमा ट्रैक करता हूं तो मतलब मैं ट्रैप भी कितना ज्यादा हो जाऊंगा। एक समय आप 50 मेमा पे ले रहे हो, उसके बदले आप इधर ही ले रहे हो, राइट। तो मेमा की बहुत इतनी जगह में मत पड़ो। आफ्टर ऑल मेमा क्या है? वो एवरेज है, एंड एवरेज इज नेवर गुड बाइंग प्राइस। एवरेज इज एन एवरेज बाइंग प्राइस, बराबर। देखो यहाँ पे भी 20 मेमा, मतलब आपका बाइंग हो सकता है, इधर आ गया होगा, फिर इधर हम क्या करते हैं 50 मेमा पे, राइट। सो ये 20 मेमा करने दो, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको 20 मेमा में खुश रहने दो। वो गलत नहीं कर रहे, वो सही कर रहे, क्योंकि उनको फ्रीक्वेंट ट्रेड चाहिए। हमें फ्रीक्वेंट ट्रेड में इंटरेस्ट नहीं है, बराबर ना? ओके, हाँ। या तो इसको भी शेयर कब करोगे आप? हाँ अमरनाथ भाई? सर आपको शेयर कर दिया है। ओके, नहीं लोगों को सबको कर देता हूँ। मिलिंद सर को मैंने शेयर कर दिया है, तो वो कर देंगे। उसमें क्या है, मोड रखना आप, व्यू वाला,
वो लास्ट टाइम भी यही प्रॉब्लम हुआ था। उसमें क्या है कि फिल्टर और ये सब लगा दिया था, तो डेटा क्या है कि एक दूसरे से लिंक है हर एक सीट। राइट, इसलिए व्यू मोड में शेयर कर दूंगा, लेकिन किसका क्या है सर, ऐसा बोले ना कि 100% परफेक्ट यूज हो गया इस बार। अरे बहुत ही बढ़िया यूज होगा इसका, कोई डाउट ही नहीं, 100%। राइट, और इसमें अगर आपको मेमा डालनी है, मान लो जैसे यहाँ पे कोई पुरानी कंपनी है, ये टाइटन है, राइट, तो ये आपका चार्ट बिल्कुल सिंपल है, पर आपको क्या लगता है इसमें मेमा कौन से डालनी चाहिए? ईयरली कैंडल है, एनीबॉडी? यस, कोई भी मुझे बताए, क्या मैं यहाँ पे 50 मेमा डालूंगा तो काम लगेगी? 200 मेमा सर, 200 मेमा ठीक है। 200 तो 200 साल तो हम जीने वाले नहीं है। 5 सर, 5 मैक्स 5। 2 to 3 years। नहीं, 2 to 3 years। 2 to 3 year भी लंबा हो जाएगा सर, लंबा नहीं, छोटा हो जाएगा। 3 साल की 15 मेमा, 10 मेमा। चलो मेरे को एक बात बताओ, ये मेमा नहीं है, ये येमा है। येमा मतलब ये तो ट्रेडर कोई सोच ही नहीं सकता है। मतलब येमा तो उन्होंने जिंदगी में कभी देखी नहीं है ट्रेडरों ने, उनको ईडीएमए में ही घूमते हैं ये लोग, और आप येमा देखते हो। तो मुझे बताओ, एक साइकिल जो होती है शेयर की, नॉर्मल साइकिल शेयर बाजार की, वो कितने साल की होती है? बोलते हैं ना इतने साल की शेयर, 20 एक नॉर्मल 10 साल। नॉर्मल कह रहा हूँ। तो 10 साल में आपको मौका मिलता है कि नहीं मिलता है लेने का? एकदम बढ़िया प्राइस। आपको 3-4 साल में आपको मौका मिलेगा अच्छे बाइंग का, मतलब फेयर वैल्यू पे लेने का। पर आपके शेयर फेयर वैल्यू से भी आधे होने वाले, ऐसा कितनी बार होगा? 10 साल में एक बार। 10 साल में। तो मतलब 10 साल की एवरेज अगर आप लेते हो तो ये काम की है। अब मुझे बताओ, अगर आपने 10 येमा ली है, लेट मी राइट डाउन हियर, 10 येमा, तो ये कितनी मेमा हुई? यस प्लीज। 120। हाँ, मतलब अब 100 मेमा के करीब ही हुआ ना ये। यस सर। समझ रहे? यस सर। राइट, तो ऐसा नहीं है कि 10 येमा मतलब ये आएगा ही नहीं, ये मुश्किल से आएंगे। 10 साल में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर जब कभी ये मौका है, देखो पहले तो अभी अमरनाथ कह रहे आपकी कैंडल लो नहीं तोड़ती है, अमरनाथ? हाँ सर, नहीं, ये लो नहीं तोड़ती है तो ये येमा किधर आएगी? फिर भी वर्षों में ऐसा टाइम आता है 10 सालों में जब आपका शेयर लो भी तोड़ता है और 10 येमा भी आता है, राइट? तो 10 येमा डाल सकते। अब यहाँ पे भी तैयार रहो, जैसे पीडी लाइट है, पीडी लाइट कभी 50 मेमा पे आई है? नहीं सर, फिर एशियन पेंट जल्दी नहीं आती है। एशियन पेंट कभी 50 मेमा आते नहीं है ना, क्या यहाँ 100 मेमा आएंगे? तो समझ लो ना, ये मेमा की जो बीमारी है, लेकिन सर पाइवट लेवल से S1 में आते हैं, ईयरली पाइवट लेवल से S1 में आ जाते हैं। तो मतलब इसको एकदम चिपक नहीं जाने का, 50 मेमा, 200 मेमा या 10 येमा, ये समझने का कि येमा आ रहे मतलब महंगा नहीं है शेयर, राइट? आप फेयर वैल्यू पे ले रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि मेमा बगैर नहीं लेंगे। आपको पीडी लाइट मिलता है, आपको पता ही उसकी हैबिट क्या है, यू कैन टेक दैट चांस, राइट? पर इसमें ये येमा डालोगे कैसे? लेवल 10 येमा, अमरनाथ सर इसमें तो कोई गाइड करो अमरनाथ को, कैसे डालेंगे? ये गिनेंगे कैसे 10 येमा, ये बताओ। यस एनीबॉडी? अमरनाथ टेबल में जहाँ पर वो डेटा डाला वहीं पर एवरेज मिल जाएगा। कहाँ पे? इधर? हाँ, यहाँ टेबल में यहाँ पर ही कर सकते हैं ना, लास्ट 10 ईयर का। बराबर है, लास्ट 10 ईयर का ले लेंगे और उसको सर फॉर्मूला से हो जाएगा। लास्ट 10 ईयर का लेकर उसको ट्रेक कर लेंगे सर, वही तो येमा हो गया। सर लास्ट 10 ईयर का एवरेज करना पड़ेगा सब करके, फिर उसका नेक्स्ट रो में भी लास्ट प्रीवियस 10 ईयर का करके गियर का नीचे आता ना पड़ेगा। बराबर है, तो कैसे करना पड़ेगा? बेस पे मिल जाएगा और राइट। देखो एक ही मिनट, अमरनाथ। हाँ सर, देखो ये जो आखिरी 10 कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल, इसका टोटल इधर नहीं, एवरेज नहीं देखने का। पहले देखो क्या कह रहा हूँ, सुनो, ये सब क्लोजिंग का टोटल करो, डिवाइडेड बाय 10, इधर आ गया। फिर इधर क्या आएगा? ऊपर का एक रो छोड़ ये कर लोगे सर, वो हो जाएगा। बराबर ना? हाँ, डिवाइड ही वही करना है। ये खाली कंट्रोल सी कंट्रोल भी, कम से कम अपने को येमा किधर है वो हमेशा पता रहेगा।
राइट। जैसे अभी की ईएमआई कितनी है, अपने को कितनी है, तो जैसे अभी अपन ये किन लेते हैं, कहां तक का आएगा 2012 13 से 22। ये 10 साल हुए, कितनी है ईएमआई 1065। ये कौन सा शेयर है, टाइटन। 1065 मतलब किधर हुआ, इसके आसपास। अब आप देखो रिट्रेसमेंट देखो तो भी आपको इधर ही आने वाला है ना। तो मतलब तरीके कुछ भी हो, आपके रिट्रेसमेंट से ले रहे हो, ईएमआई से ले रहे हो, हर एक चीज में तैयार रहो, थोड़ा एक्सपांडेड लो। सर एक सजेशन है, जल्दी लेवल नहीं आने। बोलो बोलो, सजेशन बोलो। बीएसई इंडिया पे जाए ना सर। ओके, बोलो बोलो चिराग भाई। अपने रिलायंस पे जाएंगे सर। आ गया रिलायंस पे, उसका आर्चिव में जाएंगे। आप ही ने सिखाया सर, वो तो आर्चिव यहाँ पर। हाँ आ गया। उसमें तो ईयरली कैंडल सीधे मिल जाएगी, नीचे जाके ईयरली करेंगे ना तो। पर वो ईयरली बराबर नहीं है ना, वो कौन सी ईयरली है, वो कैलेंडर वाली है। कैलेंडर ईयर है सर। ओके, तो इतना आसान था, इधर से ही करते हैं ना आपने। पीयूष सर, प्रवीण बोल रहा हूँ, एक बीओटी का क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो बोलो प्रवीण भाई बोलो। सर बीओटी में जैसे फर्स्ट बीओटी के बाद ट्रेडर रिमोस आया, देखा हमने बहुत केस में, तो सेकंड बीओटी के बाद भी ट्रेडर रिमोस की पॉसिबिलिटी कितनी रहती है प्रवीण भाई? आपने जो बोला ना वो मेरे को सुना इसलिए नहीं दिया, मैं थोड़ा खो गया अल्ट्राटेक में। हाँ खो गया ये देख के, मेरे को पता नहीं था पीओटी दे दिया है। क्या बात है, अभी बताओ, चलो अभी बोलो। अभी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट बीओटी के बाद ट्रेडर रिमोस आके डब्ल्यू का सेकंड पार्ट बनता है, फिर एक्स में सेकंड बीओटी मिलता है। राइट। तो सेकंड बीओटी के बाद ट्रेडर रिमोस का पॉसिबिलिटी रहता है? बहुत कम रहता है, बहुत कम। जनरली देखो आप कौन सी कंपनियों पे काम कर रहे हो उस पर डिपेंड है। जिस पे दुनिया काम करती है उसके 5 साल तक भी बीओटी नहीं आएंगे, मतलब बीओटी आने के बाद भी वो रेंज में रहने वाला। आप लोग जिस पे काम कर रहे हो दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज, तो उसमें हम उम्मीद करेंगे डब्ल्यू के बाद जनरली, डब्ल्यू मतलब वो कम से कम ये होगा कि 1.5, 2, 3 साल उसने आराम किया है, तभी तो डब्ल्यू बनेगा। यस सर। उतने टाइम में तो फिर उसको नया लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आना ही है। ओके राइट। तो डब्ल्यू के बाद मैं नहीं उम्मीद करता हूं आए, लेकिन अगर डब्ल्यू के बाद भी ट्रेडर रिमोट्स आता है तो क्या? ओके तो क्या बताओ? तो एक्शन नहीं लेना चाहिए, वी हैव टू वेट। देखो ये डब्ल्यू बना, अब हम उम्मीद कर रहे धमाकेदार तेजी, और ये तो इधर से वापस घूम गया। तो इसको 2 पार्ट में बांट दो फ्रेंड भाई। दिस इज योर पार्ट 1, ओके, राइट, एंड दिस इज योर पार्ट 2। जितना समय इधर हुआ है ना, उतना टाइम फ्रेम ये पार्ट 2 में उम्मीद कर। तो वहां भी डब्ल्यू ही बनेगा सर वापिस? नहीं, अभी मैं डब्ल्यू पे नहीं आया हूं। पहले हम लोग टाइम फ्रेम पे आए। इधर 3 साल बीता है और वापस ये नीचे आया, मतलब और कितने साल इसको बिताना है? 3 से 4 साल। 3 साल टाइम फ्रेम इसका तय है, प्राइस वाइज तय नहीं है। प्राइस वाइज क्या हो सकता है? ये डब्ल्यू भी बन सकता है, और क्या बन सकता है? वाई भी बन सकता है। पर आपका 3-1 साल तक करेक्शन में रहेगा, वो बात तय हो। बराबर। डब्ल्यू बनता है कम टूटेगा, वाई बनता है ज्यादा टूटेगा। बराबर। इतना तैयारी रखने का, कभी कभार ऐसा भी होगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो यहाँ गुंजन भाई ने क्या लिखा है? 120 मंथ्स मेमा। यस करेक्ट, वही है। देखो भी 120 मंथ लो, 100 मेमा लो, सब बात है। एक नियम कर दो कि मेरे को ये 3 लेवल पे बाय करना है, वो लेवल पे बाय करने का। एंड ऑलवेज योर लेवल शुड बी एक्स्ट्रापोलेटेड, मतलब कभी भी बहुत ही जल्दी नहीं। जैसे हम लोग 23% रिट्रेसमेंट पे क्यों नहीं कहते कि तुरंत बाय कर लो, वो नॉर्मल है, इतने तो गिरेंगे ही ना शेयर। हम तैयार रहते हैं 61% के लिए। अब मैं आपको बताऊं, दुनिया वाले ज्यादातर जो लोग हैं वो 61% किधर से गिनते हैं?
अल्ट्राटेक का हम गिनेंगे ऐसा, जनरली ट्रेडर गिनेंगे इधर से, हियर टू हियर, राइट, दे आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग, पर उनको जल्दी लेवल चाहिए तो ये होगा, राइट। पर जब आपके शेयर रियल 61 आते हैं तब तक ये भी हो सकता है, राइट। तो हमेशा लेवल ऐसे रखो जिसको देख के लोग डर जाए, उनको विश्वास ना हो यार इतना भी टूट सकता है, क्योंकि जब उतना टूटता है तब लोग हथियार डाल चुके होते हैं, राइट। जब लोगों के हथियार गिरे हमारे हथियार रेडी होने चाहिए, ऑल राइट। तो रेडी हो जाओ सब लोग। बीओटी है कई शेयर में, यस अच्छी रिकवरी हम लोग देख सकते हैं, निफ्टी में उम्मीद करेंगे, स्टॉक में उम्मीद करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम सब, राइट। रिजल्ट ट्रैक करते जाओ दोस्तों, ये सब चीज कुछ काम नहीं लगेगी, ये सब उल्टा होगा जब तक कि रिजल्ट हमने नहीं देखे। कैसा रिजल्ट अभी जय किशन जी ने बताया, ग्लैंड फार्मा कितना टूटा, क्यों वो 61% पे नहीं रुका, बराबर ना। देखो उसका चार्ट देखोगे तो नहीं रुका, क्योंकि सबका फादर कौन है, हर टेक्निकल का फादर फंडामेंटल। आपकी गाड़ी एम्प्टी हो बताएगी तेल, अगर सही में गाड़ी में तेल नहीं है तो मतलब ओरिजिनल चीज क्या है, फंडामेंटल है, टेक्निकल उसके रिफ्लेक्शन है, उसको देखने का, उसको काम में लगाओ, आपको बहुत काम लगेंगे, पर मूल चीज भूलने की नहीं, फंडामेंटल्स देखते जाओ, बहुत मजा आएगी, राइट। चलो बहुत अच्छा लगा सब लोगों से वापस से ये 4 सेशन करने में, और मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट, ओके। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन एंड जय हिंद, धन्यवाद।